अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरा यार मिला दे आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अम्मा, क्या है आपको मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं? जब बकवास करोगी तो मैं क्या अहमियत दूँ पुत्र? उफरला सारा गाँव मुझे समझदार मानता है और एक हमारी अम्मा है, कुछ समझती ही नहीं। हमें आज मुझे एक बात का यकीन आ गया, लोग सही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ओह! मेरी झल्ली बेटी, तो मानो है जब तू मुर्गी बनेगी तब तेरी अहमियत दाल बराबर होगी ना। अभी तू ना मुर्गी है और ना तेरी अहमियत दाल बराबर। ओहो अम्मा, मैं रज्जो की तरफ जा रही हूँ। मानो गुस्से में पाँव पटक कर चली गई। अम्मा पीछे से मुस्कुराने लगीं। मेरी झल्ली रानी, मेरी मानो बिल्ली, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तेरा? मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा है यार। अब खाला ने क्या कह दिया झल्ली को? वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करती। किस बात का यकीन करे खाला? रज्जो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि बात तो वो जानती थी। तू भी अच्छे से जानती है रज्जो कि अम्मा मेरी एक ही बात पर यकीन नहीं करती, वरना तो मेरी भी कोई वैल्यू है यार। अब तेरी दोस्त इतनी भी गई गुजरी नहीं यार। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो बड़े लोग हैं और उनसे पंगा नॉट इज़ चंगा। यही तो हमें हमारा हक मिल जाता तो आज हम भी बड़े लोग होते, मानो ने मुँह बसोरते हुए कहा। अच्छा अब मूड ठीक करके चल, भाग ले यहाँ से, खाला इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा बाबा, मैं चली फिर। अम्मा जान, बाबा जान से कह दें मैं अपनी शादी की शॉपिंग खुद करूँगी, सब चीज़ें अपनी पसंद की लूँगी। मेरी जान, तुमने शादी करके लंदन चले जाना है और तुम्हारे बाबा जान कह रहे थे बस ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, बाकी लंदन से ले लेना। आप लोग मुझसे ज़्यादा उस आबी से प्यार करते हैं। अरे ऐसे क्यों कहा मेरी गुड़िया ने? आप लोग मुझे खुद से इतना दूर जो भेज रहे हैं? रोशाने ने बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए कहा। मेरी गुड़िया, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन बाबुल का आंगन छोड़ ही जाती हैं। जी नहीं, अभी को तो आप लोग हमेशा के लिए अपने पास रखने का सोच कर बैठे हैं। ना मेरा बच्चा, ऐसा तो कभी सोचना भी ना कि हम तुम दोनों में फ़र्क करते हैं। सिकंदर शाह बाहर से आए थे। रोशानी की बात सुनकर उसे जवाब दिया और उसके सर पर हाथ रखा। बड़े अब्बा, आप कब आए? रोशानी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। उसने तो मजाक में बात की थी, वरना अच्छे से जानती थी कि हवेली के लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। और रोशानी और आबगिने कासिम शाह की बेटियां हैं। इनकी मां शाजिया बेगम आबगिने की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों की वजह से जानबर न हो सकी और अपनी मासूम बच्चियों को अपनी जिठानी मरियम बेगम के हवाले कर गईं। कासिम शाह बेगम की मौत के बाद टूट से गए थे और गम भुलाने के लिए खुद को बुरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। अपनी बच्चियों से प्यार तो वो करते हैं, लेकिन मरियम और सिकंदर ने इन बच्चियों को अपने सीने से लगा के रखा और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मरियम और सिकंदर का अपना बेटा फारिस से सिकंदर तालीम के गर्ज से बैरून मुल्क रहता है, जिसका रिश्ता आबी आबगिनी के साथ तय है। फारिस इस रिश्ते से अनजान, जबकि आबी दिलो जान से इस रिश्ते पर खुश है। कासिम और सिकंदर शाह एक ही हवेली में रिहाइश पजीर हैं, जो कि जदीद तर्ज पर बनी हुई है। जो भी देखे देखता ही रह जाए। जदीद फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, फ्रंट और बैक साइड पर लॉन, बैक साइड पर स्विमिंग पूल, गांव के लोगों के लिए भी हर सहूलत मौजूद। मेट्रिक तक गर्ल्स बॉयज स्कूल, छोटा सा हॉस्पिटल, पक्की सड़कें, यहाँ पर सब लोग खुशबाश, किसी को कोई एहसास कमतरी नहीं। आजकल हवेली में खूब रौनक लगी रहती है। रोशानी की शादी नज़दीक है। रोशानी का रिश्ता दूर के रिश्तेदारों में तय है और उसने ब्याह कर लंदन चले जाना है, जिसकी वजह से रोशानी उदास रहती है। अरे बजू, आप उदास क्यों हो रही हैं? जब दिल करे हमसे मिलने आ जाना। आबी बहन का दिल बहला रही। अरे साथ वाले घर नहीं, दूसरे मुल्क ब्याह कर जा रही हूँ। तुम्हारी तो मौज है, इसी घर में रहोगी शादी के बाद भी। मेरी प्यारी बच्चों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर रोज स्काइप पर बात करेंगे। प्लीज अब सैड ना हो। अम्मा जान भी आपको देखकर उदास हो जाती हैं। अच्छा मेरी माँ, मैं उदास नहीं हूँ, अब खुश। रोशाने ने बहन को गले लगाया और अच्छा चलो बाग में चलते हैं। यस बच्चों, मेरा भी दिल बहुत कर रहा है ताज़ा हवा खाने को। तौबा है मेरी गुड़िया, अब तुम ताज़ा हवा में ही बैठी हो। अच्छा बच्चों, अब चले ना। आबी रोशानी को खींच कर ले गई। मानो मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से कपड़े छत से ले आओ। महानूर और उसकी माँ नादिया एक दूसरे के दुख सुख की साथी हैं। मानो का बाप उसके बचपन में ही किसी हादसे में गुजर गया। अम्मा, मैं उदास हूँ और इस टाइम मेरा दिल जरा भी हिलने को नहीं कर रहा। आप मेरी बात मान लेती तो हम अपना हिस्सा लेते और कोई नौकर रख लेते, अपने भी ऐश होते, पर नहीं। मेरी तो कोई बात आपने माननी ही नहीं। सो इस टाइम तो अपना दिल सैड सॉन्ग सुनने को कर रहा है। बकवास जितनी मर्जी करवा लो इस लड़की से, अब तक तो कपड़े ले भी आने थे। अम्मा, आप मेरे हिस्से वाली बात को इतना इग्नोर क्यों करती हैं? मैं आपकी बेटी महानूर वल्द हसन आपके साथ है तो फिर डर काहे का?
अब उठकर कपड़े उतारेगी या मैं जूता उतारूं? नादिया बेगम ने उसकी बात इग्नोर करते हुए अपनी बात दोहराई। ओहो अम्मा, पता नहीं कब आप बहादुर होंगी मेरी तरह। अच्छा ना जा रही हूँ। उसने माँ का हाथ जब जूते की तरफ जाता देखा तो ऊपर को भाग गई। मानो आज रोशानी की मेहंदी है, तो चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अम्मा, मुझे नहीं पसंद हवेली जाना। पता नहीं तू क्यों नहीं समझती इस बात को। बकवास बनकर तेरे बाप के जाने के बाद मुझे कभी कमाने की फिक्र नहीं हुई। हवेली वालों ने कितना ख्याल रखा है, तू सब अच्छे से जानती है। फिर ऐसी बातें क्यों करती है पुत्र? ख्याल तो रखना ही था, हमारी हर चीज पर कब्जा करके जो बैठे हैं। और ठीक है, आप मुझे बातें ना सुनाएं, मैं चली जाऊंगी हवेली रज्जो के साथ। चल फिर उठ, अच्छा सा तैयार हो जा मेरी सोहनी थी। मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की? मेरे कोई मामे की कुड़ी की शादी नहीं, ऐसे ही जाऊंगी मैं तो। ठीक है, मुझ पर एहसान ना कर, मैं खुद चली जाऊंगी। कितने प्यार से इन लोगों ने बुलाया है, मरियम बाजी खुद आई थी। पर पता नहीं तू नाशुक्री किस पर चली गई है। अम्मा, अब कहा तो है कि चली जाऊंगी, अच्छे से तैयार भी हो जाऊंगी। हाय अल्लाह, मानो हवेली कितनी प्यारी लग रही है, कितने अच्छे से सजाया है। रजिया, जिसको सब रज्जो कहते हैं, वो और महानूर बचपन की पक्की सहेलियां हैं। दोनों ने प्राइवेट बीए किया है और अब घर पर फारिग होती हैं, क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। और मानो माँ को अकेला छोड़कर हॉस्टल रहना नहीं चाहती थी। मानो आज तो सिकंदर शाह का बेटा भी आ गया है, बाहर से पढ़कर आया है, देखिएगा कैसा है, हमने तो बचपन में ही देखा होगा। और रज्जो की बच्ची हवेली वालों की तारीफों से फारिग हो गई है, तो अंदर तशरीफ ले चले। मानो उसे खींचते हुए अंदर को बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में जाने लगी, सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकरा गई। हाय मैं मर गई, देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? जिस्म था कि पत्थर। रज्जो गौर से मेरा सर देख, कहीं खून तो नहीं निकल रहा। और सामने वाला बगैर पलक झपकाए उसे पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। मानो थी ही इतनी प्यारी, गोरा रंग, स्याह आंखें, लंबे स्याह सिल्की बाल वो बांध के रखती थी, और सर पर दुपट्टा। वो तो मेकअप के नाम से भी दूर भागती थी। आज अम्मा ने जबरदस्ती उसे कहा था, हवेली की शादी है, तैयार होके जाओ। सामने वाले से टकराने की वजह से उसका दुपट्टा उतर गया था। बाल उड़ उड़ कर मुंह पर आ रहे थे। सामने वाला कभी उसकी जुल्फों में गुम होता, कभी उसकी आंखों में। वो इतनी प्यारी थी, कोई लड़की भी देखे तो दिल हार जाए। ओ हेलो, अब सामने से हटोगे या क्रेन मंगवानी पड़ेगी तुम्हें हटाने के लिए? मानो ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्योंकि चुटकी बजाने पर भी वो उसे देखे ही जा रहा था, एकदम पागलों की तरह। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। आपकी तारीफ मिस्टर लाइन मारने का ये बहुत पुराना तरीका है, सामने से हटो वरना मुंह तोड़ दूंगी। मानो ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। अब हवेली में भी कैसे कैसे लोग आने लगे हैं। बेचारा उसकी आंखें देखकर साइड पर हो गया, कहीं सच में ही मुंह ना तोड़ दे। वो दोनों अंदर चली गई। वाह भाई, आ तो मानूर बेटी आई है। जैसे ही वो अंदर गई, मरियम बेगम ने उसे साथ लगाते हुए कहा, और रज्जो के सर पर हाथ रखा। रजिया बेटी कैसी हो? जी खाला, हम तो ठीक, आप सुनाएं, और बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से रोशानी भी अपने घर की हो जाएगी। बेटा बहुत शुक्रिया। और महानूर, तुम क्यों चुप चुप हो? तुम तो हवेली आती ही नहीं हो, तुम्हारी माँ से कितना कहती हूँ कि तुम्हें ले आया करे। नादिया क्यों नहीं आई? बस खाला, अम्मा आ जाती हैं तो मैं घर रहती हूँ, और अब देखने शादी पर आ तो गई हूँ, और आज अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा चलो बाहर चलने, लगता है लड़के वाले आ गए। ये कहते हुए वो इन दोनों को साथ लेकर बाहर लॉन में आ गई, जहाँ सब इंतजाम बहुत अच्छे से किए गए थे। वो बाहर आई तो रोशानी को स्टेज पर बिठाया जा चुका था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, शर्माई हुई सरसों का फूल लग रही थी। और आबी की तो बहन की शादी थी, वो तो फुल तैयार थी, अच्छी शक्ल सूरत की थी, और ब्यूटिशियन ने उसे निखार दिया था। मानो मुंह बना के बैठी थी और दो आंखें उसका पहरा दे रही थी। अब आ ही गई हो, इंजॉय कर लो। तुम तो मुंह ही बनाकर बैठ गई हो। रज्जो ने उसे ऐसे बैठे देखा तो कहा, देखो रज्जो, मुझसे ड्रामेबाजियां नहीं होती, ये काम हवेली वालों का है। मैं तो जैसी अंदर से वैसी ही बाहर से हूँ, और इन लोगों की खुशी में मैं खुश कभी नहीं हो सकती। तौबा है, मानो तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा फजूल है तो चल अब घर चलते हैं। पागल हो क्या? मेहंदी नहीं लगानी क्या? मुझे कोई शौक नहीं ये दिखावे करने का। बेटा आप दोनों इधर क्यों बैठी हैं? चलो बहन को मेहंदी लगाओ। वो जाने का सोच रही थी, मरियम बेगम इन्हें अपने साथ स्टेज पर ले गई। खाला ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, हमने घर भी जाना है, मानो ने मुंह बनाते हुए कहा। फिक्र ना करो, घर जाने का बंदोबस्त भी कर दूंगी। जैसे ही वो रोशाने को मेहंदी लगाने के लिए बैठी, रोशाने की दूसरी साइड पर वही नौजवान बैठा जिससे उसकी टक्कर हुई थी। वो मुस्कुराते हुए मानो को ही दिख रहा था। मानो ने उसे आंखें दिखाई और रोशाने को मेहंदी लगाकर जल्दी से स्टेज से नीचे आ गई। जब रज्जो भी मेहंदी लगा के आई तो वो मरियम खाला के पास गई। अच्छा खाला, हाँ हम अब चलते हैं। अरे बेटा रुको, मैं किसी को तुम दोनों के साथ भेजती हूँ, अकेले कैसे जाओगी? ये कहकर उन्होंने सामने देखा तो वही नौजवान खड़ा था, उसे इशारे से पास बुलाया। जी अम्मा जान, आपने हमें याद फरमाया। जैसे ही उसने अम्मा जान कहा, वो दोनों चौंक गई कि ये मरियम खाला को अम्मा जान क्यों कह रहा है। हाँ बेटा, ये महानूर है, तुम्हारे
हसन चचा की बेटी और ये रज़िया है सादिक की बेटी। इनको घर छोड़ाओ, रात बहुत हो गई है, गाँव में सन्नाटा होगा, ज़्यादा लोग तो मेहंदी पर आए हैं। खाला ये कौन है? रज़िया ने पूछा। ये मेरा बेटा फ़ारिस सिकंदर है। क्या ये आपका बेटा है? मानो ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि वो उसे बहुत बातें सुना चुकी थी। हाँ जी, ये मेरा बेटा ही है। अब जाओ तुम लोग, मैं मेहमानों को देख लूँ। मरियम बेगम ने इतना कहकर आगे बढ़ गईं। वो लोग पैदल ही जा रहे थे क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था। बस अंधेरे की वजह से मरियम बेगम ने फ़ारिस को साथ भेज दिया था। वहाँ आप चुप-चुप क्यों हैं? जब टक्कर हुई थी तब तो बहुत बातें सुनाई थीं। हेलो मिस्टर, मेरा नाम अजनबियों के लिए महानूर, घर वालों के लिए मानो तो फ्री क्यों हो रहे हैं? लेकिन तुम अब मेरे लिए अजनबी नहीं रही हो। सच्ची कहूँ तो तुमको पहली बार देखकर जिस तरह मेरा दिल धड़का था, ऐसी हालत पहले पहले कभी नहीं हुई। मिस्टर, तुम तो सीधा प्रपोज़ करने पर आ गए हो और मैं तुम्हें जानती तक नहीं। चुप करके हमें हमारे दरवाजे तक छोड़ दो और वापस हो लो। अगर बकवास करनी है तो इधर से ही वापस हो लो। बाहर के मुल्कों में ये सब होता होगा, हमारे पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर गोरों में चलता है, समझे या नहीं? अरे तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, शादी करूंगा तुमसे? क्या? वो चीख मार कर वहीं रुक गई। रज्जो, ये क्या कह रहा है? मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी इसने मुझे देखा और अभी कुछ टाइम पहले मेरा नाम का पता चला और ये शादी तक पहुंच गया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हाँ भाई, ये ठीक कह रही है। माना कि हम लोग गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। आप प्लीज वापस चले जाएं, हमारा घर भी आ गया है। रज्जो ने बात को संभालते हुए कहा, आप लोग मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात तो बस आप जाएं प्लीज, मेहरबानी होगी। हवेली वालों के पहले ही बहुत एहसान है हम पर। इतना कहकर मानो अपने और रज्जो अपने घर चली गई और फारिस भी वही सोच में पड़ गया। मैंने ऐसा गलत क्या कहा है? पर वो भूल गया था, ये सब तो बाहर चलता होगा। जो लड़की पसंद आई उसे फौरन से प्रपोज कर दो। पर अभी भी पाकिस्तान में ये सब ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। वो कॉन्फिडेंट लड़का था। उसे लगा वो मुझे अच्छी लगी है तो इजहार करने में बुराई क्या है? पर उसे नहीं पता कि कोई और भी इसका नाम दिल पर लिखे बैठी हैं। वो शिद्दत से किसी का मुंतज़िर था पर आज वो आने वाली नहीं थी क्योंकि आज उसकी माँ की तबीयत ठीक थी, तो उसने माँ को भेजा था। अरे नादिया, आज हमारी महानूर बेटी नहीं आई? बस मरियम बहन अपनी मर्जी की मालिक। मैंने तो कहा था कि चलो, पर कहती घर रहूंगी। नादिया ने रंजीदगी से जवाब दिया क्योंकि वो चाहती थी वो हवेली वालों के बारे में जो उल्टा सीधा सोचती है वो ना सोचा करे। चलो कोई नहीं, तुम मेरे बेटे से मिलो। उन्होंने सामने से आते फारिस से इनका तारुफ करवाया। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया और कैसा कद काठ निकाला है। नादिया बेगम ने फारिस के सर पर हाथ फेरा। अब फिर तो वापस नहीं जाओगे बेटा? उन्होंने फारिस से पूछा। नहीं खाला जी, अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अब्बा जान और चचा का हाथ बटाऊंगा काम में, जीती रहो पुत्र। फारिस बेटा, जिनको तुम रात घर छोड़ने गए थे मानूर, ये उनकी अम्मी हैं। ओह अच्छा, फारिस ने मुस्कुराते जवाब दिया। वो नहीं आई साथ? वो कौन बेटा? नादिया बेगम ने हैरानी से पूछा। मतलब महानूर नहीं आई? उसने हिकलाते हुए पूछा। बेटा वो लड़की मेरी कहाँ सुनती है, मर्जी की मालिक है। नहीं आई? मानूर नहीं आएगी ये सुनकर फारिस का मुंह बन गया। फारिस, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आपको बड़े भाई बड़े अब्बा बुला रहे हैं। आप गीने ने फूली सांस के साथ पैगाम दिया। तुम्हारा सांस क्यों फूला है? क्या करती रही हो? आपको नहीं पता मैं कितने काम कर रही हूँ। अभी ब्यूटिशियन आप ही को तैयार कर रही हैं, फिर मैं होंगी और बड़े अब्बा ने मुझे आपको बुलाने भेज दिया। इतना ढूंढा आपको और अब मिले हो, उसने मासूमियत से जवाब दिया। ओह! अच्छा जी, फिर तो आप वाक़ई बड़ा काम कर रही हैं। फिर इतना वज़न भी तो उठाना है ना तुमने, हैं? मैंने कौन-सा वज़न उठाना है? भई मेकअप का वज़न और कौन-सा? हारिस ने शरारत से कहा। देख लें बड़ी अम्मी, मैं तो इतना मेकअप नहीं करती, नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं तो। आबी ने माँ के साथ लगते हुए लाड से कहा। हाँ भई, अपनी आबी को तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही बहुत प्यारी है। मरियम बेगम ने उसको साथ लगा लिया। अच्छा मैं बाहर देखता हूँ, बारात भी आने वाली होगी। जल्दी से तैयार हो जाओ फारिस, ये कहते बाहर निकल गया। बारात आ गई थी और सब रस्में बखूबी हो गई थी। निकाह की रस्म भी हो गई थी। रोशाने बहुत प्यारी लग रही थी। उसने फुल रेड लहंगा पहना था, उस पर मल्टी काम हुआ था। उसका दूल्हा अरहम भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की जोड़ी जबरदस्त थी और आबगीने भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो चाहती थी कि फारिस उसको देखे सिराहे, पर फारिस की आंखों में कोई और समा चुकी थी। आखिरकार वो टाइम भी आ ही गया जिसका दूल्हे वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। रुखसती का टाइम। रोशाने जब बाप के गले लगी तो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। मरियम बेगम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर अपनी माँ फिर अपनी ही होती है। कासिम शाह भी बेटी को साथ लिपटाए बच्चों की तरह रो पड़े। वो अपनी बेटियों से प्यार तो करते थे पर कभी इजहार नहीं किया। बेगम के जाने के बाद वो खुद में गुम हो गए थे। इस टाइम इन्हें शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो बेटियों से बहुत दूर हो गए थे। उन्होंने दूर खड़ी आबी को भी पास बुलाकर साथ लगा लिया। अरे भई, अब बस करो सिकंदर शाह। और मरियम बेगम ने आगे हो इन तीनों को अलग किया और रोशाने से गले मिलने के बाद रुखसत कर दिया।
रुखसती के बाद सब मेहमान चले गए। जो दूर के थे वो कमरों में आराम करने के लिए चले गए। फारिस किचन में पानी पीने गया तो देखा आबगीने वहां बैठी रो रही थी। अरे अभी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फारिस ने उसके पास जाकर पूछा। वो अम्मी की याद आ रही थी और आपी भी दूर चली गई है। अरे यार, इसमें रोने की क्या बात है? तुम दुआ करो वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। ये कहकर फारिस ने उसे अपने साथ लगा लिया। अभी फारिस के साथ लगी और शिद्दत से रोने लगी। अच्छा ना, अब बस करो और चलो जल्दी से मुझे चाय बना कर दो। काम लगो, काफ़ी रेस्ट कर लिया तुमने, अब रोशी तो चली गई, सब काम तुम सँभालोगी। फारिस ने उसे खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा, क्योंकि उसे बहुत तरस आ रहा था उसकी हालत देखकर। आबगी ने दिल में बहुत खुश हुई कि फारिस को मेरा कितना ख़याल है, ये सोचकर ही वो शर्मा गई। उसे नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वो चल रही है कितना कठिन है। अम्मा, फिर हो गई आपकी लाडली की शादी? रात को कब वापस आई थी? मैं तो सो गई थी, मानो ने माँ से पूछा, जो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। तुम्हें क्या लगे सब तुम्हारा पूछ रहे थे, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरी बेटी के कितने बुरे ख्यालात हैं इन लोगों के बारे में। तो मैंने कहा था कि पूछते। मुझे तो हवेली का कोई भी इंसान पसंद नहीं, सभी ड्रामेबाज हैं। हाँ भाई, सारी दुनिया गलत और मानूर बीबी ठीक है। और रात को तुम्हें फारिस बेटा छोड़ने आया था तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि अंदर ले आती, कोई चाय पानी पूछती? तौबा है अम्मा, इनके घर में शादी थी, वो कोई भूखा थोड़ी होगा जो चाय पानी पूछती। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं और मैं इतनी अच्छी नहीं कि उसे चाय पिलाती। मानो ने गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि उस रात वाली सारी बातें याद आ गई थी। कमबख्त कैसी बातें कर रहा था, उसने दिल में सोचा। अभी अम्मा को बता दूं तो हवेली वालों की असलियत का पता चल जाए, पर नहीं, उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं करना। वो लोग ठीक लगेंगे और मैं गलत। अब किन सोचों में गुम हो गई महारानी साहिबा, अम्मा ने तंज से कहा। तौबा है अम्मा, वैसे तो आप कितनी मीठी हैं और मेरे साथ कैसे बात करती हैं। चल बकवास न कर और नाश्ता कर ले। वो महानूर को एक नज़र देखने के लिए तरस रहा था, और महानूर को तो वो मुलाकात भूल भी गई थी। उसे तो लगा था कि बाहर से आया है इसलिए ऐसी बकवास कर दी। उससे नहीं पता था कि कोई उसकी याद में पल पल जल रहा है। फारिस बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, कोई बात है क्या? मरियम बेगम ने उसे उदास बैठे देखा तो पूछा। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसी ही कोई बात तो है। पुत्र जी, तुम नहीं बताना चाहते तो मर्जी है तुम्हारी। नहीं अम्मा, सच में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ये कुछ सामान है नादिया खाला के घर पहुंचा दो। क्या नादिया खाला के घर? सच में अम्मा? ये सुनकर तो उसकी खुशी से बातें ही खिल गई। हाँ सच में बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही मैं हैरान हो रहा हूँ, इनके घर सामान किस लिए? उसने बात बदलते हुए कहा। हाँ बेटा, जब से हसन भाई फौत हुए हैं तुम्हारे बाप ने इन माँ बेटी का जिम्मा उठाया है। हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे दूर के ही सही, हमें ख्याल है उनका और रखना भी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, उसने खुश होते हुए कहा। अच्छा, मैं गाड़ी में रखवाता हूँ सामान। वो सामान लेकर पहुंचा तो दरवाजा उस दुश्मन जान ने खोला। फारिस उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वो सादगी में भी गजब उठा रही थी। ओ हेलो मिस्टर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? दरवाजे के सामने खड़े होकर दांतों की नुमाइश कर रहे हो, इसलिए आए हो? मानो ने उसके मुस्कुराने पर चोट की। तौबा, मैं जरा सा मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखकर, तुमने तो नुमाइशी बना दिया। अच्छा जी, मुस्कुरा रहे थे, अब जल्दी बोलो किस लिए आए हो, या सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दिखाने आए हो? वो अम्मा ने सामान भेजा है, वो देने आया हूँ। कौन सा सामान? खैरात का सामान देने आए हो? हमें खुद को समझते क्या हो तुम, हवेली वाले? महानूर को सामान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। चलो निकलो यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मानो, कौन है दरवाजे पर? इससे पहले कि महानूर फारिस को भगाती, नादिया बेगम खुद दरवाजे तक आ गई और फारिस को देखकर हैरान हुई। अरे बेटा, तुम खैरियत? और मानो, बाहर क्यों खड़ा किया है फारिस पुत्र को? चलो बेटा अंदर आ जाओ। हाँ खाला, वो सामान भी लाया था, अम्मा ने भेजा है, उसने डरते हुए कहा। कहीं खाला भी महानूर की तरह नाराज ना हो जाए। अच्छा बेटा, ले आओ अंदर, और तुम मानो चाय पानी का बंदोबस्त करो। मानो पाँव पटकती अंदर चली गई। बैठो बेटा, महानूर पानी लिया, साथ ही मानो को आवाज लगाई। पानी के बजाय जहर ना पिला दूं इसे? वो किचन में खड़ी गुस्से से उंगलियां चटका रही थी। अरे मानो, पानी लाने में इतना टाइम क्यों? नादिया बेगम खुद किचन में आ गई और देखा तो महानूर साहिबा आराम से खड़ी है, चाय ना पानी कुछ भी नहीं। तुम कितनी ढीठ हो, मैं खुद कर लूंगी, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है? नादिया बेगम ने उसे गुस्से में कहा और खुद पानी लेकर चली गई। ये पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, इन लोगों को सर पर ही चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है वो लंगूर कल हमारे घर आ गया था? मानो रज्जो के सामने दिल हल्का कर रही थी। कौन लंगूर घर आ गया? रज्जो ने हैरत से पूछा। अरे वही हवेली वालों का लड़का जो हमें घर छोड़ने आया था और मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था, मनहूस मारा। हाय मानो, लंगूर ना तो ना कहो, कैसा ऊंचा लंबा घबरू जवान है, इतना खूबसूरत मर्द मैं आज तक अपनी छोटी सी जिंदगी में नहीं देखा। अरे बस बस, अब तुम भी ना शुरू हो जाओ, तुम्हारे पास दिल का बोझ हल्का करने आती हूँ, तुम भी शुरू ना हो जाया करो। और कोई इतना भी हसीन जवान नहीं, मुझे तो पूरा लंगूर लगा। छोड़ो मानो, तुमसे बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब मैं भैंस हो गई?
तुम भैंस नहीं, मैंने मुहावरा बोला है। तुम्हें पता है वो कल सामान देने आया था, मैंने खूब बातें सुनाई, जरा सी भी शर्म हुई तो दोबारा सामान नहीं भेजेंगे। तुम किस दुनिया में रहती हो मानो? एक तो तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद वो लोग कितना ख्याल रखते हैं तुम माँ बेटी का, और तुम बातें सुनाती रहती हो उनको। वाह जी, एहसान किस चीज का? मेरा अब्बा सिकंदर और कासिम शाह का चचेरा भाई था। हमारा भी तो कोई हिस्सा होगा इन जमीनों में। आटा चावल भेज के वो लोग समझते हैं कि हक अदा हो गया। ठीक है, इस अनदेखी आग में जलती रहो। लाजमी नहीं कि इन लोगों के पास जितनी जमीनें हैं तुम्हारे अब्बा के पास भी हों। और खाला को तो पता होता है, अगर कोई ऐसी बात होती पर तुम अपनी अना का झंडा ऊंचा करती ही रहो। तुम देखना, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, और इन लोगों से चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी, मानो ने एक अज़म से कहा। अच्छा भाई, लो हिस्सा। वैसे तुम शादी कर लो फारिस से, फिर तुम्हें हिस्सा मिल सकता है। रज्जो ने उसे चढ़ाने के लिए कहा, पर उसे नहीं पता था किसी के लिए ये बात सोच के नए दर बा कर गई है। अरे चिड़िया, उदास क्यों बैठी हो? फारिस ने आबी को उदास दिखा तो पूछा, आपको क्या लगे आप ही शादी करके दूसरे देश चली गई, और अब मुझसे कोई बात करने के लिए है ही नहीं, और आपके पास टाइम ही नहीं हमारे लिए? आप गिने ने दिल की भड़ास निकाली। अरे चिड़िया तो भरी बैठी है गुस्से से। तुम अम्मा जान से बातें किया करो। अम्मा जान से कितनी बातें कर सकती हूँ, उनको भी 100 काम होते हैं। तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है क्या गाँव में? ये कहते हुए फारिस के सामने महानूर का सुरापा आया। नहीं, मेरी तो कोई दोस्त नहीं, आबी ने उदासी से कहा। अच्छा, वो जो नादिया खाला की बेटी है वो तुम्हारी दोस्त नहीं क्या? तौबा करो इस सड़ियल से, मैं क्यों दोस्ती करूं? बहुत मगरूर है अपने हुस्न पर। हम हवेली वालों से तो उसे पता नहीं क्या बैर है। मुझे तो ज़रा पसंद नहीं। आप ही की शादी पर भी नहीं आई, बस मेहंदी पर आई थी। उसे अम्मा जान ने स्पेशल कहा था कि हर फंक्शन में आना। वो तो खुद को तोप चीज़ समझती है। हसीन और तोप चीज़ तो वो वाकई ही है। फारिस ने बुड़बड़ाते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, तुम बस खुश खुश रहा करो कि वो उसे छोटी बहन समझकर कह रहा था। अच्छा जी, आपको मेरा इतना ख्याल है? तो और क्या, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। ऐसे उदास ना बैठा करो। वो इतने में बहुत खुश हो गई थी कि फारिस को मेरा कितना ख्याल है। मानो मुझे तो डर लग रहा है, और देखो अंधेरा भी हो रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से। गांव के साथ मेला लगा था, मानो और रज्जो दोनों आई थी। फिरते फिरते अब अंधेरा बढ़ रहा था, और गांव में लोग जल्दी घरों में घुस जाते हैं, इसलिए सन्नाटा सा हो रहा था। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि अंदर से वो भी डर रही थी, पर रज्जो पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सोनियो किधर? अकेले अकेले चलो हमारे साथ। कौन हो तुम, और हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? मानो ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उनके पीछे दो लड़के लगे थे। हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, पूरे मेले में तुम पर से नजर नहीं हटी थी, वो मानो को अपनी नजरों में रखकर कह रहे थे। महानूर ने ब्लैक सूट पहना था, जिसमें उसकी गोरी रंगत ऐसे चमक रही थी जैसे स्याह रात में चौदहवीं का चांद। रज्जो भाग, इतना कहकर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो लड़के भी उनके पीछे भाग रहे थे। महानूर की जूती टूट गई, उसने जूती वहीं छोड़ी और भागती रही। रज्जो उससे काफी आगे निकल गई थी और पीछे अकेली भाग रही थी कि सामने से आते वजूद से टकरा गई। बचाओ बचाओ, उसने सामने वाले के साथ लगते हुए कहा। लड़कों ने आने वाले को देखा तो पीछे को भाग लिए। वो चले गए हैं, अब चुप करो। वो उसके साथ डर से आंखें बंद करके लगी थी। सच्ची चले गए? हाँ चले गए हैं, अब आंखें खोल लो। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने फारिस सिकंदर खड़ा था, और वो उसके सीने से लगी थी। वो जल्दी से पीछे हटी। फारिस उसे देखकर मुस्कुराने लगा। किधर से आ रही हो इस टाइम? वो हम मेले में गए थे, फिरते फिरते टाइम का पता ही नहीं चला, और ये लड़के हमारे पीछे लग गए। मेरे साथ रज्जो भी थी, वो किधर गई? उसने ही मुझे भेजा है, मैं खेतों में पानी लगवा रहा था। वो भागती हुई आई और सब बताया। अब चलो, अंधेरा बढ़ रहा है। जैसे ही वो चलने लगी उसे पाँव में दर्द का एहसास हुआ। क्या हुआ? फारिस ने परेशानी से पूछा। वो मेरी जूती टूट गई थी, ये कहकर मानो ने पाँव की तरफ इशारा किया। फारिस ने मोबाइल की रोशनी में नीचे बैठकर उसका पाँव देखा तो उसमें कांच लगा था। उसने महानूर को बताए बगैर कांच का टुकड़ा खींचा। मानो की दर्द से चीख निकल गई, और फारिस ने उसके पाँव पर अपना रुमाल बांधा और अपना जूता उतारकर उसके सामने किया। क्या? मानो जूता देखकर हैरान हुई। आप अपना जूता पहन ले। तुम पहन लो, पहले पाँव जख्मी है, प्लीज कोई बहस ना करना, वरना मैं उठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर महानूर ने जल्दी से जूता पहन लिया और लंगड़ाकर चलने लगी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? फारिस को उसे ऐसे हाल में देखकर तकलीफ हो रही थी। अगर हो भी रही हो तो तुमसे मतलब, हर काम में तुम हवेली वाले अपनी चलाते हो। मैं तो तुम लोगों का कोई एहसान लेना नहीं चाहती थी, पर हाय री किस्मत किस मोड़ पर ले आई। अच्छा, अब तो तुम्हारी जुबान बड़ी चल रही है, जरा इन गुंडों को भी अपनी जुबान के जौहर दिखा देती। फारिस ने उसकी जुबान पर चोट की। फारिस ने उसे घर के दरवाजे पर छोड़ा और खुद नंगे पांव ही हवेली चला गया। महानूर जैसे ही अंदर आई, अम्मा और रज्जो दोनों दरवाजे में ही खड़ी थी। आगी, मेरी बच्ची किधर रह गई थी? ये रज्जो बता रही थी कि कोई गुंडे तुम दोनों के पीछे लगे थे। तुम ठीक तो हो ना? अरे अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हवेली वालों का छोकरा आ गया था, मुझे दरवाजे तक छोड़कर गया है। मेरी बच्ची, अम्मा ने उसे गले लगाया।
तुझे अकल कब आएगी? उसने तुम्हें बचाया बदमाशों से और तूने उसे अंदर आने को भी नहीं कहा। और ये जूता किसका है? जैसे ही अम्मा की नज़र जूते पर पड़ी तो पूछा, ये उसी छोकरे का है। मेरा टूट गया था और पाँव में कांच लगा था, इसलिए उसने अपना दे दिया। वैसे तूने 14 जमातें पढ़ी हैं, पर तेरी जुबान के रंग देखकर लगता नहीं ये छोकरा क्या होता है। एक उसने तुझे बचाया और तू किस तरह बात कर रही है उसके बारे में? तुझसे तो बात करना ही फजूल है। चलो तुम दोनों कमरे में गर्म दूध लाती हूँ। मानो खाला से ही कह रही है, कितनी बदतमीज है। बेचारे ने तुम्हारी मदद की। तुझे पता है, जब मैंने उसे बताया कि हमारे पीछे कोई लड़के लगे हैं और तुम इधर अकेली हो, वो पागलों की तरह भागा था। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। रज्जो ने उसे सारी तफसील बताई। तो मैं क्या करूं? मानो ने अकड़ते हुए कहा। वैसे मानो, मुझे तो लगता है कि उसने सच में ही तेरे से दिल लगा लिया है। उसने अपना जूता तुम्हें दे दिया और खुद नंगे पाँव। सो रोमांटिक यार, रज्जो ने आह भरते हुए कहा। ओह बकवास ना कर, चल घर जा। अपनी अम्मा तेरी परेशान ना हो रही हो। मेरी अम्मा को पता है मैं इधर हूँ और अब खाला दूध लेने गई हैं। पीकर ही जाऊंगी। तेरे बारे में सोच सोच कर मेरा इतना खून जल गया। रज्जो के जाने के बाद वो फारिस के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब वो उसके सीने से लगी थी। वो उसे पट्टी बांध रहा था, अपना जूता दे रहा था। उफल्ला, मैं क्यों सोचे जा रही हूँ? इस लंगूर को मुझे इन लोगों से नफरत है। तो प्यार के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ओहो, ये मैं क्या सोच रही हूँ? प्यार श्यार कुछ नहीं होता। मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से उलझती सो गई, इस बात से बेखबर। प्यार तो दस्तक कब का दे चुका। अब ये उसके हाथ में था कि दरवाज़ा खोलती या बंद रखती। फारिस बेटा, हमें तुमसे बात करनी है। सिकंदर शाह और मरियम बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। जी अम्मा जान। अब्बा जान बोले, ऐसी क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारा और आबगीने का रिश्ते का सोचा है और चाहते हैं कि मंगनी या निकाह की रस्म कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? फारिस को ये बात सुनकर ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई हो। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए हों। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, उसने दुखी दिल से कहा। वो माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, पर अपना दिल भी बचाना चाहता था। अरे बेटा, शरीफ और खानदानी लड़के ऐसा सोचते भी नहीं, इनके बड़े ही फैसला करते हैं। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं आप से शादी नहीं कर सकता। वो मेरे लिए बहनों जैसी है। बेटा, बहनों जैसी है, बहन तो नहीं। मरियम बेगम ने उसके जवाब को रद्द कर दिया था। माँ, मैं कैसी? आगे वो चुप कर गया। कुछ सोचकर बोलो बेटा, क्या बात है? मुझे पहले मानूर से बात करनी चाहिए, वो तो मुझे लिफ्ट नहीं करवाती। फारिस ने दिल में सोचा। अम्मा, अब्बा, मैं कुछ दिनों तक आप लोगों को जवाब दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दे। दरवाजे के साथ लगाकर खड़ी आबी के दिल की धड़कन रुक चुकी थी। उसे तो लगता था कि फारिस भी इस रिश्ते से इतना ही खुश होगा जितनी वो। पर फारिस ने सोचने के लिए टाइम क्यों मांगा? यही सोचती वो वापस अपने रूम में चली गई। महानूर ने फारिस का जूता और रुमाल संभाल कर रख लिया था। पता नहीं क्यों, ये उसे भी नहीं पता चाहेगी तो ये था कि वो उसे वापस कर देती, पर उसने खास जगह पर छुपा कर रख दिया था। अब तुम्हारा पाँव कैसा है? फारिस उनके घर आया था। मानो से बात करने का बहाना उसके पास था। पाँव का ठीक हो या ना हो, आपको क्या ज़रूरत है ये पूछने के लिए हमारे घर आने की? अम्मा फारिस के लिए चाय बना रही थी, वरना किचन में मानो की बकवास सुनकर उनका तो दिल कर रहा था इस लड़की का मुंह तोड़ दे। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? वो उसे कहीं साइड पर ले जाना चाहता था। उसे पता था जहाँ हम बैठे हैं खाला तक आवाज़ जाएगी। लो जी, ये हम गरीबों का घर है, आपकी हवेली नहीं। इसमें कुछ दिखाने लायक नहीं, मानो ने तलखी से जवाब दिया। महानूर बेटा, जो घर की पिछली साइड पर छोटा सा बागीचा है वो दिखा दो फारिस बेटे को। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, वरना दिल तो कर रहा था जाकर अपनी बेटी का दिमाग ठिकाने लगा दें। इनके घर के पीछे एक छोटा सा सहन था जिसको इन माँ बेटी ने बागीचे का नाम दिया हुआ था। वहां पर सब्जियां, मौसम के थोड़े बहुत फल और मानो ने अपने लिए झूला लगाया हुआ था। वाह, बहुत अच्छी जगह सेट की हुई है आप लोगों ने। फारिस को देखकर अच्छा लगा था। हाँ जी, शुक्र है, वरना लोगों ने तो हमारे आगे वो अम्मा को आते देखकर चुप हो गई थी। ये लो बेटा, चाय पियो। और इस जली की बातों का बुरा ना मनाना, ये ऐसी ही है। अरे नहीं खाला, मैं बिल्कुल नहीं बुरा मनाता, फारिस ने एहतराम से जवाब दिया, क्योंकि मानो से वाबस्ता हर चीज़ उसे अजीज हो गई थी। अच्छा बेटा, तुम खाना खाकर जाना, मैं बना रही हूँ। जी खाला, फारिस ने जवाब दिया। उसे भी महानूर से बात करने के लिए टाइम चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी है, फारिस ने खाला के जाने के बाद कहा। जी बोलो, मैं सुन रही हूँ, मानो ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? पूरे के पूरे लंगूर लगते हो, ये कोई बात पूछने वाली है? मैं सीरियस हूँ मानो। अम्मा और अब्बा जान ने मुझसे बात की है, वो लोग मेरी शादी आप गिने के साथ करना चाहते हैं। तो मुझे क्यों बता रहे हो? महानूर ने संगदिली से कहा। ये और बात के अंदर से उसे ये बात सुनकर बुरा लगा था, ना जाने क्यों। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। मैं इतने साल बाहर रहा, मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जब मेहंदी वाली रात तुम्हें देखा तो यूं लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो। फारिस ने उसे
गुस्से से अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसे गुस्सा आया था। मुझे क्यों बता रहे हो? सुनकर वो हैरान हुआ था। उसे वाकई ही परवाह नहीं, वहां उस पर कितनी लड़कियां मरती थीं। वो था ही इतना हैंडसम, जो उसके दिल को भाती थी। उसे कोई परवाह ही नहीं थी, मानो उसके इतना नजदीक आकर घबरा गई थी और उसका चेहरा लाल हो रहा था। जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई वो उलझ सी गई थी। फारिस उसे टिकटिकी बांधे घूर रहा था। फारिस ने वाइट शलवार कमीज और गले में चादर डाली थी। गंदुम के खोशे जैसी रंगत, सलीके से बने बाल, चेहरे पर हल्की हल्की शेप। मानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने होश आया खुद को छुड़वाया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? उसने गुस्से से कहा। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती तक नहीं। और तुमने कहाँ तक सोच ली? 2-3 बार हम मिले हैं और तुम्हारी उड़ान कहाँ तक पहुँच गई? प्यार तो एक नज़र में हो जाता है, उसके लिए हज़ारों बार मिलना ज़रूरी नहीं होता, पागल लड़की। अरे बेटा, आ जाओ, खाना बन गया है। मुँह हाथ धो लो। नादिया बेगम ने इन दोनों पर छाए सुकूत को तोड़ा। जी खाला, हम चले आए हम आए। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। 1-2 दिन तक मुझे जवाब दे देना। ये मेरा नंबर है। हर रोज़ तुम्हारे घर नहीं आ सकता, अच्छा नहीं लगता। फारिस ने उसे एक चिट पकड़ाई जिस पर नंबर लिखा था और अंदर को बढ़ गया। महानूर सोच में पड़ गई। फारिस के जाने के बाद से वो गहरी सोच में गुम थी। उफ अल्लाह, मैं इसे क्या जवाब दूँ, हाँ या ना? वो लंगूर मुझे किस मुसीबत में डाल गया। इनकार ही करूँगी मैं तो। मैं पागल हूँ जो इसको ही सोचे जा रही हूँ। मेरा इन लोगों से नफ़रत का ताल्लुक है। ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? उफ, क्या करूँ? वो सर हाथों में पकड़ कर बैठ गई। ओहो, हेलो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसे क्यों बैठी हो? जैसे ही उसने रज्जू की आवाज़ सुनी फौरन सर ऊपर उठाया। हाय रज्जू की बच्ची, तुमने तो मेरा त्राह ही निकाल दिया। त्राह तो निकलेगा ही जब सोचों में गुम होगी। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, क्या बात है? वो दोनों बचपन की सहेलियां एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती थी। शक्ल देखकर बूझ लेती थी कि कोई बात है। अरे यार, क्या बताऊं, मैं तो मुसीबत में पड़ गई हूँ। अब कुछ फूटोगी तो मुझे पता चलेगा। रज्जू ने उसे घूर कर कहा। यार, कल फारिस शाह आया था और पता है क्या कह रहा था? अब तुमने बगैर रुके पूरी बात ना की तो कसम से मानो मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। सस्पेंस क्यों फैला रही हो, ड्रामेबाज? अच्छा, बाबा बताती हूँ। इसने मुझे प्रपोज कर दिया, शादी का कह रहा था। मानो ने उसे सारा वाकया बताया। अब तुम बताओ, मैं क्या जवाब दूँ? यार, मैं तो इन लोगों से दिल का रिश्ता नहीं बना सकती। इनकार कर दूंगी। मुझे मोहब्बत मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना। मानो मोहब्बत के चक्कर में तो तुम पड़ गई हो, चाहे जितना मर्जी इनकार कर लो। अगर तुम इस चक्कर में ना पड़ी होती तो फौरन इनकार कर देती, नंबर रखने और उसके बारे में सोचने की जहमत ना करती। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कोई मोहब्बत नहीं। वो तो बस ऐसे ही। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा। तुम बस अपनी अना का झंडा ऊंचा रखना चाहती हो, वरना वो लोग बहुत अच्छे हैं, ये तुम भी जानती हो, बस मानती नहीं हो। रज्जू ने उसे समझाते हुए कहा। उफ़ अल्लाह, तुम मेरी दोस्त हो के दुश्मन? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मर्ज़ी है तुम्हारी। और मुझे मना करने करके भी दिल में तुमने उसे ही सोचना है। अम्मा, सेल देना। मानो के पास अपना कोई सेल नहीं था। इनकी कोई ज़रूरत भी ना थी। अम्मा को सिकंदर शाह और मरियम बेगम ने ज़बरदस्ती दिया था कि वो माँ बेटी अकेली हैं। किसी पहर भी ज़रूरत पड़ सकती है और इनका कोई दूर का रिश्तेदार भी ना था जिससे बात करनी हो। सब गाँव के लोग ही थे, आस-पास रहते थे। सिकंदर शाह और महानूर का बाप चचेरे भाई थे। सिकंदर शाह के बाप के पास ज़्यादा ज़मीनें थीं और मानो के दादा के पास बस गुज़ारे लायक। और यही महानूर को गलतफ़हमी थी। उसे लगता था कि इन लोगों ने हमारे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। नादिया बेगम ने उसे कई बार समझाया था कि इन लोगों का तो एहसान है हम पर, तुम्हारे बाप के गुजर जाने के बाद भी। मुझे कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं हुई, हर चीज़ मुझे घर बैठे मिल जाती है। पर मानो नाशुक्री कर रही थी और नाशुक्रे लोग अपना नुकसान करके ही सीखते हैं। क्यों भई, क्या ज़रूरत पड़ गई सेल की? नादिया बेगम हैरान हुई क्योंकि पहले उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ओहो अम्मा, आप भी ना बात के पीछे पड़ जाती हो। बोर हो रही थी, गेम खेलूँगी। उसने अम्मा से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अच्छा भई, ये लो और मुँह थोड़ा कम बनाया करो। वो सेल लेकर अपने झूले पर आ गई और धड़कते दिल से फारिस का नंबर मिलाया। हेलो, कौन? फारिस ने तेजी से कहा क्योंकि अननोन नंबर था। वो मैं इतना कहकर चुप हो गई। वो मैं कौन? अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी? मैं महानूर बोल रही हूँ। खुद तो नंबर देकर आए थे और अब पहचान भी नहीं रहे। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाकर गुस्से से कहा। ओह, तुम कैसी हो? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मैं ठीक हूँ। और खाला कैसी हैं? वो भी ठीक। इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। मानो सोच रही थी कैसे बात करे और फारिस सोच रहा था ये क्या जवाब देगी। अब कुछ बोलो भी, फारिस ने धड़कते दिल से कहा। हाँ, वो मैंने आपको कुछ कहना है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पर इतना याद रखना, तुम्हारे जवाब पर मेरी सांसें टिकी हैं। उफ अल्लाह, कैसे बोलूँ? वो घबरा रही थी। वैसे तो बड़ी ज़ुबान चलती है मेरी, पर अब क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इससे क्यों डर रही हूँ? अब बोलो भी, फारिस उसकी खामोशी से घबरा कर बोला।
वो ठीक है जैसे आपने कहा था। क्या कहा? दोबारा कहो, फारिस ने दिल पर हाथ रखकर कहा। अरे भाई, अब एक बार कह दिया जो कह दिया। तुमने जो कहा था ठीक है, और मैंने क्या कहा था? फारिस ने उसे तंग करने के लिए कहा। अब ज्यादा ड्रामे ना करो, समझ तो तुम्हें आ गई है, मैं फोन रख रही हूँ। नहीं, तुम फोन नहीं रखोगी, मेरी बात सुनो। क्या है, जल्दी बोलो, अम्मा सोच रही होंगी मैं फोन पर क्या कर रही हूँ। और हाँ, ये अम्मा के पास होता है, ये ना हो मेरी अम्मा को तंग करते रहो। अच्छा, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मुझे नहीं मिलना तुमसे? और हमारे घर भी आने की जरूरत नहीं, अम्मा को शक हो जाएगा कि तुम रोज रोज क्यों आने लगे हो। अच्छा, तो कहीं बाहर मिलते हैं यार, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ओहो, ये सब ना बाहर के मुल्कों में चलता होगा, मुझे तुमसे कहीं नहीं मिलना। सीधी तरह रिश्ता भेज देना मेरे घर, और बाय। महानूर ने अपनी कहकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इससे कोई प्यार नहीं, मैं सिर्फ अपना हक लेने के लिए उसकी बात मान रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं। कितनी पागल थी वो, उसका दिल चीख चीख कर उसे कुछ कह रहा था, पर वो इस बेचारे की नहीं सुन रही थी। अपनी गलत इरादे से सब खत्म कर रही थी। गलत सोचने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। रज्जो, आज हवेली चलें मरियम खाला से मिलने। ओहो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम और हवेली कुछ हजम नहीं हो रही बात। मेरा दिमाग ठीक है, बस ऐसे ही अम्मा कहती रहती हैं इसलिए। असल में तो उसका अपना दिल किसी को देखने के लिए मचल रहा था, पर दिल की सुन कहाँ रही थी। अच्छा चल ठीक है। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं हवेली। अच्छा जाओ, शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। अम्मा तो खुश थी। महानूर, रजिया बेटी कैसी हो? मरियम खाला उनको देखकर दिल से खुश हुई थी। हम ठीक, आप सुनाएं? रजिया ने ही जवाब दिया। महानूर तो अकड़ कर बैठ गई थी। तुम लोग बैठो, मैं आबी को बुलाती हूँ, वो भी अकेली हो गई है रोशाने के जाने के बाद। आबी का नाम सुनकर मानो कोफ्त ज़्यादा हुई थी, पता नहीं क्यों। हाँ, आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं, आप गिने ने आते ही तंज से कहा। कैसी हो? रज़िया ने पूछा। महानूर किसी को लिफ्ट करवाने के मूड में नहीं थी। उसकी नज़रें किसी को तलाश रही थी। मैं तो ठीक हूँ महानूर, अगर तुम्हारा दिल नहीं था आने को तो ना आती। हम कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हें उठाकर नहीं लाए। आबी ने उसकी खामोशी पर तंज़िया कहा। अरे! क्यों? मेरे भी दादा की हवेली है, मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगी। मानो ने उसे मुँह तोड़ जवाब दिया। भई सगे दादा की तो नहीं थी ना, और तुम्हारे भी बाप की तो नहीं ना, वो तो शहर में रहता है, तो तुम भी इधर को जाओ। इधर क्या है? अब गिने का मुंह उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि उसका बाप शहर में कारोबार संभालता था, उधर के मामलात सिकंदर शाह देखते थे। अब फारिस भी उनके साथ मिल गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की, दो टके की लड़की? आबी ने महानूर को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ये मंजर और बात फारिस ने अंदर आते हुए सुनी। उसे बहुत गुस्सा आया। आप गिने की बात सुनकर वो उसकी महानूर को दो टके का कह रही थी। अभी छोड़ो इसे, फारिस ने गुस्से से कहा। फारिस, तुम्हें नहीं पता ये मुझे क्या कह रही थी? मुझे कुछ जानना भी नहीं। तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं। घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? मरियम बेगम भी फारिस की ऊंची आवाज सुनकर आ गई। अम्मा जान, आपने आप गीने को समझाया नहीं कि घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं? मुझे कोई कुछ बताएगा कि नहीं? फारिस ने जितनी बात सुनी थी अम्मा जान को बताई। उन्होंने भी आबी को डांटा। चलो बहन से सॉरी करो। क्या मैं इससे सॉरी करूं? कभी नहीं, वो गुस्से में कहकर अपने कमरे में चली गई। देखा आपने इस बदतमीज लड़की को? सॉरी महानूर। महानूर के आंसू बह रहे थे, जिन्हें देखकर फारिस को बहुत तकलीफ हो रही थी। चलो रजिया, उसने रज्जो को मुखातिब किया, जो बेचारी खामोश हैरान होकर खड़ी थी। अरे ऐसे कैसे? तुम बैठो, कितने अरसे बाद तो आई हो, खाना खा कर जाना। नहीं खाला, मुझे घर जाना है प्लीज। महानूर को बहुत तकलीफ हो रही थी आबी के मुंह से अपने लिए दो टके की लड़की सुनकर। अब खाला की बात नहीं मानोगी? देखो उसे फारिस ने कितना डांटा है, और मैं भी बात करूंगी। बस तुम बैठो अब। मरियम बेगम उसे बिठाकर चली गई। महानूर ने शिकायती नजरों से फारिस की तरफ देखा। फारिस को तकलीफ हुई उसके इस तरह देखने से। मैं अभी आती हूँ, रज्जो ये कहकर उठ गई। उसे लगा शायद इन्हें अकेले में बात करनी चाहिए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था अभी ऐसी सोच रखती है। किस बात की सॉरी? इसने सही कहा है, मैं दो टके की ही लड़की हूँ। और तुम अब भी सोच लो अपने फैसले पर। अरे यार प्लीज, सॉरी की तो है, और ये फैसला कोई सोच समझ कर नहीं किया जाता। बस मेरे दिल को तुम भा गई हो, और अब इस दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकती, चाहे जो हो जाए। देख लूंगी कब तक कायम रहते हो अपने फैसले पर। मरते दम तक रहूंगा। अल्लाह ना करे, महानूर के मुंह से निकला। वो तो मरने की बात सुनकर मानो को अच्छा नहीं लगा। फारिस ने उसका मजाक बनाया। महानूर उसकी बात सुनकर झेंप गई। फारिस को उसका शर्माया शर्माया रूप बहुत प्यारा लग रहा था, और वो उसे जी भर कर नजरों में समा रहा था।
क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो और कंफ्यूज हो रही थी। देख रहा हूँ महानूर साहिबा शर्माती भी हैं और कितनी प्यारी लग रही हो ऐसे। महानूर बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मरियम खाला ने आवाज दी तो वो दोनों होश में आए। जी खाला आई, ये कहकर वो भाग ली और फारिस उसे ऐसे भागते देख मुस्कुराने लगा। पागल, जब से वो हवेली आई थी गहरी सोच में गुम थी। क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? फारिस को कितनी तकलीफ हो रही थी। वो अच्छा है पर मैं क्या करूँ, मुझे कोई प्यार मोहब्बत नहीं उससे। ये कहकर वो अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रही थी, वरना वो अच्छे से जानती थी मेरा दिल मेरा नहीं रहा, वो फारिस का हो चुका है। कब का, ये उसे खुद नहीं पता था। मानो किधर गुम हो, ये रज्जो बुला रही है तुम्हें। अम्मा, उसे अंदर ही भेज दो। मानो ने उसे अंदर ही आने को कहा। वो हमारे घर नहीं, दीवार के साथ लटकी हुई है। चल बाहर आ। पता नहीं तुम दोनों की कौन सी बातें हैं जो बचपन से लेकर अब तक खत्म ही नहीं हो रही। ओहो अम्मा, आपको तो मौका चाहिए बात सुनाने का। बाहर आते ही वो अम्मा पर तपी। गुस्सा कहीं का था और निकाल कहीं और रही थी। महानूर, मैं देख रही हूँ तू कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। तेरा मैं कुछ करती हूँ। हाँ बोल रज्जो, और पता अम्मा अब क्या करने की धमकी दे रही हैं। मैं क्या बोलूँ, तू बोल। तेरे और फारिस के बीच क्या चल रहा है? मेरे और उसके बीच क्या होना है? कुछ भी तो नहीं, मानो ने घबराते हुए कहा। अच्छा, अब तू मुझसे छुपाएगी? जल्दी से बता, तूने उसे क्या जवाब दिया था? वो मैंने उसे हाँ बोल दी है। क्या? मानो तूने हाँ बोल दी और मुझे बताया भी नहीं? हद हो गई, मेरी कोई अहमियत ही नहीं। अरे यार, इसमें बताने वाला क्या था? वैसे तो इन लोगों को पसंद नहीं करती और फारिस के साथ तो शादी के बाद तुझे इन लोगों के साथ ही रहना है। वैसे अगर तूने इन लोगों के खिलाफ दिल से बुग़्ज़ निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। फजूल में ही नाराज थी उन लोगों से। हाँ, तू ठीक कह रही है, मुझे हवेली वालों से क्या लेना देना। जब फारिस मेरे साथ होगा, उसने अजीब से लहजे में कहा। अच्छा फिर मैं थोड़ा अम्मा को काम करवा लूँ, पहले ही गुस्सा हो रही है मुझ पर। हाँ फारिस, बताओ फिर कब निकाह की डेट फाइनल करें? मरियम और सिकंदर शाह ने आज फिर उसे कमरे में बुलाया था, बात फाइनल करने के लिए। इन्हें नहीं पता था कि फारिस कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाला है। मैंने सोचने के लिए टाइम मांगा था, बात फाइनल करने के लिए टाइम नहीं मांगा था, फारिस ने जरा हिचकिचाते हुए कहा। उसे पता था उसकी बात से उसके माँ बाप को धचका लगने वाला है। हाँ तो सोचकर भी जवाब हाँ में ही होगा। हम जानते हैं अपने बेटे को। उन्होंने इतने मान से कहा कि फारिस को लगा वो अपने दिल की बात नहीं कह सकेगा। बोलो बेटा, अब क्या सोच रहे हो? उन्होंने फारिस को गहरी सोच में गुम होते देखकर कहा। अम्मा जान, बाबा जान, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। बोलो बेटा, तुम तो हमें डरा रहे हो, मरियम बेगम ने घबराते हुए कहा। वो मैं आप गिने से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? फारिस, इन दोनों को फारिस की बात से सख्त धचका लगा था और इससे ज्यादा दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी आबी को यूं लगा वो पत्थर की हो गई हो। उसने हमेशा फारिस के बारे में सोचा था। वो फारिस के ख्याल रखने के अंदाज को उसका प्यार समझती थी, पर वो किसी और को पसंद करता है, ये नहीं हो सकता। वो वहीं दरवाजे के साथ नीचे बैठती चली गई। अम्मा बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं आबी से शादी किसी सूरत नहीं करूंगा। वो अपनी कहकर बाहर निकला और दरवाजे के साथ बिलकती आबी को देखकर उसे कुछ हुआ, पर वो महानूर के अलावा शादी किसी से नहीं कर सकता। सॉरी आबी, इतना कहकर वो निकल गया और आबी अपने रूम में। आबी, फारिस ने इनकार कर दिया मुझसे शादी से। आबी दूर देश बैठी बहन से दिल का हाल कह रही थी। अरे मेरी चंदा, ऐसे कैसे कर सकता है वो? इनकार मजाक कर रहा होगा। रोशाने आबी से ज्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो किसी और को पसंद करता है, उसने माँ बाबा से कह दिया है। अच्छा तुम रो तो मत, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं माँ से बात करूंगी। फारिस ऐसे नहीं कर सकता, उसकी दुल्हन सिर्फ आप गिने बनेगी और कोई नहीं। रोशाने ने एक कज़म से कहा। आप सच कह रही हैं? क्या ऐसा ही होगा? मैं फारिस को किसी और का होते नहीं देख सकती, मर जाऊंगी मैं। खबरदार, जो मरने वाली बातें की तो फारिस सिर्फ तुम्हारा ही है। मैं अब्बू से बात करूंगी, वो बाबा जान से बात करेंगे, मैं भी करूंगी बात। तुम बस फिक्र नहीं करो गुड़िया। रोशाने को बहन की हालत पर तकलीफ हो रही थी, वो इतनी दूर बैठी थी। फारिस, कुछ अकल आई तुम्हें या नहीं? मरियम बेगम ने गुस्से से कहा, क्योंकि इनको रात रोशानी की भी कॉल आई थी। वो बहुत परेशान हो रही थी। मरियम बेगम की चाहे वो सगी बेटियां ना हो, पर पाला तो उन्होंने ही था, इसलिए इन्हें भी दोनों के आंसुओं से तकलीफ हो रही थी। अम्मा जान, इसमें अकल की क्या आनी? मैंने तो आपको अपना फैसला बता दिया है, मैं आबी से शादी नहीं करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं, फारिस ने दो टोक लहजे में कहा। और मरियम बेगम अपनी जगह से हिल गई थी। फारिस का ये लहजा सुनकर। अच्छा तो फिर किससे करनी है? कौन है वो जिसके लिए तुम अपने माँ बाप के साथ ये सब कर रहे हो? यकीनन कोई अंग्रेजनी होगी। मरियम बेगम को तो लगा था जहाँ वो पढ़ता था उधर ही कोई लड़की होगी। ये तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि गांव की कोई लड़की होगी। नहीं अम्मा जान, वो गांव की है। क्या? गांव की? अपने गांव की?
गांव में ऐसी कौन है जो आबी से बढ़कर हो? मरियम बेगम हैरान हो गई थी। अम्मा, वो नादिया खाला की बेटी महानूर है। फारिस ने जल्दी से अपनी बात की। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी सिर्फ आबी से होगी, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मरियम बेगम उसे सुनाकर कमरे में चली गई। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? इन लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं महानूर से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं भी आपका ही बेटा हूं, फारिस ने जिद्दी अंदाज में कहा। आपी, आपको पता है वो लड़की कौन है जिसे फारिस शादी करना चाहता है? आबी ने रोते हुए बहन से कहा। अरे चंदा, मैं इतनी दूर देश में बैठी, मुझे क्या पता कि कौन लड़की है? वो महानूर है, नादिया खाला की बेटी। आबी ने गुस्से से कहा। उसे महानूर पसंद तो पहले भी नहीं थी, अब तो नफरत हो रही थी। दिल कर रहा था उसका खून कर दे। ये कैसे हो सकता है? वो तो हवेली आती जाती नहीं। फारिस अभी बाही तालीम मुकम्मल करके लौटा है। किधर मिल गई वो? रोशाने ने हैरत से कहा। मुझे नहीं पता किधर देखा, ये सब कैसे हुआ। फारिस पागल हो रहा है उसके लिए। उसकी वजह से फारिस ने मुझे डांटा। वो 2 टके की लड़की को मुझ पर फोकेत दे रहा है। मैं महानूर को छोड़ूंगी नहीं, या फिर मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। आबी को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे तो लगता था फारिस उसका है और वो महानूर का निकला। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। एक तो मैं इतनी दूर बैठी हूँ, तुम फिक्र मत करो, फारिस तुम्हारा ही है, कोई नहीं छीन सकता उसे। मैं माँ से बात करूंगी, वो खुद फारिस को समझा लेंगी। पक्का बात करेंगी ना? वो मान जाएगा ना? अभी डर रही थी। पागल थी भला, कभी जबरदस्ती भी दिल के सौदे हुए हैं? हाँ चंदा, मैं करूंगी बात और मान जाएगा। वो तुमसे अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? उसे मानूर मुझसे अच्छी लगी है आपी, तभी तो वो डट गया है सबके सामने उसके लिए। अरे ये सब वक्ती बातें हैं, तुम देखना वो मान जाएगा। रोशाने ने बहन को बहलाया। अच्छा, और हम आ गए, मैं फिर बात करूंगी। तुम से अपना ख्याल रखना। सॉरी आप ही, मैंने आपको परेशान कर दिया। उसे अब अफसोस हो रहा था। आप ही इतनी दूर उसकी वजह से परेशान रहेगी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझसे दिल की बात नहीं कहोगी तो फिर किसे कहोगी? रोशाने को उस पर प्यार आया और दिल में असम किया कि आप ही का मुकदमा अच्छे से लड़ेगी और जीतेगी। अरे आफगीने बेटी, तुम हमारे यहाँ खैरियत तो है ना? नादिया बेगम आफगीने को अपने घर देखकर हैरान हुई। वो कभी आई ही नहीं थी इसलिए। हाँ खाला, मैं महानूर से मिलने आई हूँ। किधर है वो? महानूर का नाम लेते हुए उसे गुस्सा तो बहुत आया था, कंट्रोल करना जरूरी था। हाँ हाँ, आओ बेटा बैठो, वो अपने कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। नहीं खाला, मुझे कमरा बता दें, मैं चली जाती हूँ, आप अपना काम कर लो। उसने उनके हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया। वो इधर है, उन्होंने सामने इशारा किया और आबी उधर को चली गई। तो तुमने ठान लिया मानूर साहिबा कि मेरी राह में रोड़े अटकाओगी? वो उसके सर पर जाकर चीखी। तुम आप गिने, तुमने तो मुझे डरा दिया। महानूर कोई किताब पढ़ने में मगन थी। आबी के इस तरह बोलने पर डर गई। तुम डरती भी हो, बड़ी बात है। वैसे तुम लोगों को तुमसे डरना चाहिए। प्लीज सीधी बात करो, हमारे घर किस लिए आई हो? महानूर को वो वाकई फिर से याद आ गया जब उसने उसे 2 टके की लड़की कहा था और उसके दिल में हवेली वालों के लिए और गुस्सा बढ़ गया था। सीधी बात यह है मानूर साहिबा, फारिस के रास्ते से हट जाओ, क्योंकि उसकी मंजिल मैं हूँ, तुम नहीं। आबी ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था जिसे मानूर को चबा रही हो। ओ, तो ये बात है, मंजिल तुम हो फारिस की, तो मेरे पास क्या लेने आई हो? मानूर ने तंजिया कहा। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम जैसी 2 टके की लड़कियां टाइम पास के लिए होती हैं, शादी खानदानी लड़कियों से की जाती है। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। अच्छा, अगर मैं टाइम पास हूँ तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और एक बात, कान और दिमाग की खिड़कियां खोलकर सुन लो। अगर तुम मुझसे भीख मांगती फारिस की तो मैं तुम्हें दे देती। अब तुमने जो मुझे 2 टके की कहा है, इस हवेली की बहू ये 2 टके की लड़की ही बनेगी, याद रखना ये बात। तुम्हें देख लूंगी महानूर बीबी। ये लड़कों को फंसाना तुम जैसे गरीब लोगों की आदत होती है, पर ये आदत जल्दी छूट भी जाती है। तुम्हें ऐसा बदनाम करवाऊंगी पूरे गांव में, सब तुझ पर थू थू करेंगे। जो हुस्न तुझसे संभाला नहीं जा रहा उसे आग लगवा दूंगी। बड़ी आई बहू बनने के जब ख्वाब देखने वाली। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी जिसका अपना बाप उसे पूछता नहीं? महानूर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। और निकलो मेरे घर से, बड़ी आई बातें करने वाली। तुम जैसे दिखावे के बड़े लोग हमेशा दिल के छोटे ही होते हैं। तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। वो आग बरसाती निकल गई। ये आप गिने क्या कह रही थी? महानूर, नादिया बेगम ने ठंडे लहजे में महानूर से पूछा, क्योंकि वो सब सुन चुकी थी। अम्मा, वो बकवास कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। महानूर ने हकलाते हुए कहा, मैंने जो पूछा है वो बताओ और मुझे सिर्फ सच सुनना है। ये याद रखना। महानूर माँ के लहजे से डर गई थी। अम्मा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, ये सब फारिस की वजह से हो रहा है। उसने सारी माँ को बात बता दी। बात बस ये ना बताया कि वो अपना हक लेने के लिए ये सब कर रही है। ठीक है, इसे इनकार कर दे और कह दे कि आप गीने से शादी करें और तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। अम्मा,
ये आप क्या कह रही हैं? वो अम्मा की बात से घबरा गई। तूने अभी कहा है कि फारिस तुझे चाहता है, तेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तू उसे इनकार कर, ये मेरा हुक्म है। समझ में जवानी में विवाह हो गई और बेवगी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। अब तेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, ये याद रखना। महानूर, मैंने तेरी हर उल्टी सीधी बात बर्दाश्त की है, ये नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। नादिया बेगम इतना कहकर कमरे से निकल गई। मानूर वहीं नीचे बैठती चली गई। ये अम्मा क्या कह गई? मैं फारिस को इनकार कर दूं? ये कैसे हो सकता है? वो जुबान से नहीं मानती थी, पर उसके दिल में फारिस के साथ की ख्वाहिश तो थी। वो उसे अपना दिल तो दे बैठी थी, बस मानती नहीं थी। अब क्या करूं? फारिस का दिल टूट जाएगा जब मैं इनकार करूंगी। नहीं, मुझे उसके दिल के टूटने की कोई परवाह नहीं। मैं बस अपना हक चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसने दिल की आवाज़ को फिर दबा लिया था। और पागल लड़की, दिल पर भी कभी पहरे बिठाए गए हैं? हेलो फारिस, मैं महानूर बोल रही हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। महानूर, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पहचान गया। बोलो क्या बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने अम्मा से बात कर ली है तुम्हारे बारे में। तुमने की खाला से बात? मैं क्या बात करूँ, कोई बात करने वाली रह नहीं गई। महानूर ने तल्खी से कहा। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम बताओगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। फारिस उसकी बातों से परेशान हो गया था। होना क्या है, वो आई थी आपकी होने वाली खानदानी बीवी। उसने तंजिया कहा। क्या आप गिने आई थी तुम्हारी तरफ? वो किस लिए आई थी और क्या कह रही थी? कहना क्या था? मुझे मेरी औकात बता रही थी कि मुझ जैसी 2 टके की लड़कियाँ टाइम पास होती हैं, शादी के लिए इस जैसी खानदानी लड़कियाँ होती हैं। क्या वो ये सब बकवास करके गई है? मैं इसे देख लूँगा, तुम परेशान ना हो प्लीज़। मैंने माँ से साफ-साफ बात कर ली है कि तुमसे शादी करूँगा। देख लेंगे तुम्हारी बात मानी जाती है या नहीं। और तुम अपनी खानदानी कज़न को समझा लो, अपनी हद में रहा करे। और हाँ, अम्मा को भी सब पता चल गया है हमारे बारे में, और मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि तुम्हें इनकार कर दूँ। ये क्या कह रही हो यार? अभी तो मेरे घर वाले नहीं माने और तुम कह रही हो तुम्हारी अम्मा भी। ये सब आपकी चहेती की वजह से हुआ है। मुझे धमकी देकर गई है कि पूरे गाँव में मुझे बदनाम कर देगी। और अम्मा ने सुन लिया। अम्मा बेचारी ने सारी जवानी इज्जत बचा कर रखी। अब वो बुढ़ापे में खाक नहीं डलवाना चाहती अपने सर में। महानूर ने अपने अंदर का सारा गुस्सा फारिस में मुंतकिल कर दिया। वो अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए उसने सारी बात फारिस को बता दी। उसे पता था, आप गिने को कोई संभाल सकता है तो फारिस ही है। अच्छा, मैं उसे देख लूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा, मैं रखती हूँ फ़ोन, अम्मा आ गई है, छुप कर कॉल की है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और परेशान नहीं होना। आप गिने। फारिस ने धाड़ से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर दाखिल हुआ। फारिस, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो घबरा गई थी। कहीं महानूर की बच्ची ने इसे सब बता ना दिया हो। मैं तुम्हें बस इतना कहने आया हूँ कि महानूर से दूर रहो। और जो धमकियाँ तुम उसे लगा कर आई हो, अगर कुछ ऐसा वैसा तुमने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। मैं महानूर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने नन्हे से दिमाग में ये बात जितनी जल्दी मुमकिन हो बिठा लो। फारिस ने उसकी कनपटी पर उंगली रखते हुए कहा। ओह, तो मैडम को ये काम भी आता है? क्या मतलब? फारिस ने गुस्से से कहा। मतलब ये कि लगाई बुझाई करने का। शट अप! मैं महानूर को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। और मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इस मामले से दूर रहो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैं शादी महानूर से करूंगा, प्यार करता हूँ उससे, और उसके अलावा कोई नहीं। फारिस ने अपनी कहकर कमरे से निकल गया। अब तुम मेरी जिद बन गए हो फारिस सिकंदर। तुम्हें मैं महानूर का कभी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही ना लेनी पड़े। आबी ने गुस्से से खौलते हुए सोचा, इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है। फारिस, मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है 2 दिन बाद तुम्हारा और आबी बेटी का निकाह कर दिया जाए। कासिम से मैंने कह दिया है, वो भी शहर से आ जाएगा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आबी से नहीं महानूर से शादी करूंगा, और आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखो बेटा, महानूर अच्छी बच्ची है, अपने खानदान की है। अगर तुम्हारा अभी से रिश्ता ना तय होता तो हम सोचते इस बारे में, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अम्मा, आप भी कुछ बोलें। फारिस ने खामोश बैठी माँ से कहा। मैं क्या बोलूँ? कुछ बोलने लायक छोड़ा है तुमने? आबी की हालत देखकर मेरा दिल कट रहा है। वो मेरी सगी बेटी नहीं, पर पाला मैंने उसे है। सगों से बढ़कर प्यार किया है। मरियम बेगम ने तल्खी से कहा। इन्हें तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि फारिस उनके सामने किसी और के लिए लड़ रहा था। तो ठीक है, आप लोगों ने मेरी नहीं माननी तो करें अपनी मर्जी। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, महानूर के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। अपनी बात ख़त्म करके वो झटके से उठा और बाहर निकल गया। मरियम और सिकंदर सख्त सदमे में थे कि उनका बेटा किस हद तक चला गया था। ये क्योंकि क्या कह गया है? मरियम बेगम से भूला नहीं जा रहा था। जो भी हो, वो इनका इकलौता बेटा था। उसे कुछ हो गया तो वो जिंदा कैसे रहती? आप चाहें इसके पीछे बात करें इससे। मरियम ने सिकंदर को झंझोड़ा। वो बेचारे तो खुद सख्त सदमे में थे, क्या करते?
तो फिर उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, उन्होंने सदमे से चूर लहजे में कहा। औलाद ऐसे ही माँ बाप को मजबूर कर देती है। वो दोनों अंदर से टूट गए थे फारिस की इस बात से। मुझे महानूर से बात करनी चाहिए, इसको सारी सूरत हाल बताता हूँ और अब अम्मा अब्बा मान जाएंगे, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। फारिस खुद में सोचता महानूर के घर की तरफ चल पड़ा। महानूर खाला कहाँ है? रज्जो ने दीवार से सर निकाल कर पूछा। वो दोनों ज्यादा दीवार से लटक कर ही बातें करती थी। अरे अम्मा तो बाजार गई है, घर की चीजें लेनी थी। अच्छा फिर बात कहाँ तक पहुंची? कौन सी बात? महानूर ने हैरत से पूछा। अरे ज्यादा भोली ना बन फारिस, और तेरा पूछ रही हूँ। महानूर पागलों की तरह कहके लगाने लगी। इसमें इतना खिलखिलाने वाली बात क्या है? नहीं बताना चाहती तो ना बता। अब तो तेरे लिए सिर्फ फारिस अहम है। मैं तेरी क्या लगती हूँ? रज्जो ने मुंह बनाया। मेरी भोली सखी, अब देखना बहुत जल्द धमाका होगा। महानूर ने गोलमोल बात की। सीधी तरह बक, मुझे तुझसे डर लग रहा है। डरना तो अब हवेली वालों को चाहिए मुझसे, जब इनकी बहू बनकर सारे बदले लूंगी गिन गिन कर। ये क्या कह रही है रज्जू? पर तू इसकी बात सुनकर हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे। ये क्या कह रही थी महानूर? अरे मैं अपना सारा हिस्सा निकलवाऊंगी इनसे। खुद इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं और हमें ये छोटा सा घर दिया हुआ है, और एहसान भी बन गया। इन पर शादी के बाद इन सबको इस घर में शिफ्ट करूंगी, और अम्मा मैं इस हवेली में रहेंगे। ये क्या कह रही है तू? वो तू तो फारिस से प्यार करती है ना? ऐसी बातें क्यों कर रही है? और तेरे दिमाग से अभी हिस्से वाला खन्नास नहीं निकला? प्यार और फारिस से? मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये बात करते हुए उसका दिल धड़क धड़क कर उसे मना कर रहा था कि झूठ ना बोलो, तुम फारिस से प्यार करती हो। पर उसने दिल की आवाज को झुठला दिया। कितनी पागल, कैसा खसारे का सौदा कर रही थी। वाह वाह मानूर हसन वाह, तुमसे बेहतर मैंने कोई एक्टर अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मानूर ने पलटकर पीछे देखा तो फारिस लाल अंगारा आंखों के साथ तालियां बजा रहा था। वो उसकी सब बातें सुन चुका था। मानूर को ऐसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो गया हो। फारिस तुम? वो मैं इससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तो फारिस से प्यार नहीं करती थी, फिर ये दर्द कैसा? मैं कितना बड़ा पागल था, तुम्हारे लिए माँ बाप को धमकियां लगाकर आया, और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। फारिस ने आगे बढ़कर उसे गले से पकड़ लिया। ऐसे लग रहा था वो उसे मार डालेगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, सांस बंद हो रही है। महानूर ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। अच्छा, दर्द हो रहा है? फारिस ने गला छोड़कर उसे बालों से पकड़ लिया। उसका दुपट्टा उतर गया था और बाल सारे बिखर गए। और जो मुझे दर्द हो रहा है उसका क्या? फारिस ने रोते हुए कहा। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्यार के नाम पर तुम मुझे एक बार कहती, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे देता। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की थी, पर आखिरी हरगिज नहीं होगी। फारिस भाई, आप महानूर को गलत समझ रहे हैं। वो बस मजाक में कह रही थी। रज्जो ने सफाई देने की कोशिश की। प्लीज आप बीच में मत बोलें, फारिस ने उसे टोक दिया। और तुम महानूर बीवी, मेरी शादी पर जरूर आना। वो उसे धक्का देकर चला गया और महानूर पीछे सिसकती रह गई। फारिस बेटा, तुम किधर चले गए थे? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। बेटा तुम जैसा कहोगे अम्मा जान, आप शादी की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ आबी से शादी के लिए। फारिस ने माँ की बात मुकम्मल होने से पहले अपनी बात मुकम्मल की और कमरे की तरफ चल पड़ा। पर बेटा अभी तो तुम कुछ और कह गए थे। मरियम बेगम अंदर से घबरा रही थी कि इसे अचानक क्या हो गया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं इस गलती को भूलना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब इस बात को भूल जाएंगे। फारिस ने टूटे दिल से कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो अच्छा है, अभी के लिए मान गया। जाके रोशानी को बताती हूँ। बहुत परेशान हो रही थी बहन के लिए। मरियम बेगम खुद से बातें करती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। क्यों? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा धोखा, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। उसके लिए मैं माँ बाबा के सामने खड़ा हो गया। इन्हें कितना तंग किया। फारिस गुस्से में कमरे की हर चीज़ उठा उठा कर मार रहा था। उसके हाथ में कांच लग गया, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि वो हर चीज़ तहस-नहस करना चाहता हो। तुमने अच्छा नहीं किया महानूर, तुमने अच्छा नहीं किया। वो बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये सब होगा। महानूर, तुमने मुझे ऐसा ज़ख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। आई हेट यू, और मैं इस ज़ख्म को कभी भरने भी नहीं दूँगा। मुझे ताकि मुझे हमेशा याद रहे, जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये याद करने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत बढ़ती रहेगी। महानूर संभालो खुद को। रज्जो दीवार फलांग कर महानूर के पास आई। अगर खाला ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो परेशान हो जाएंगी। फारिस जब से गया था महानूर जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। चलो उठो, अंदर चलो। रज्जो उसे कमरे में ले गई और पानी पिलाया। मुझे नहीं पीना, मुझे अकेला रहना है। तुम जाओ, महानूर ने गिलास हटाते हुए कहा। ठीक है, ना पियो और मैं चली भी जाती हूँ। बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मानो तुम्हें तो फारिस से मोहब्बत नहीं थी, तो अगर उसे पता चल गया है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, या फिर तुम इसलिए रो रही हो? तुम अपना सो कॉल्ड हक कैसे लोगी? रज्जो ने तंजिया कहा। उसे भी महानूर पर गुस्सा आ रहा था कि वो फारिस बेचारे को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है।
प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। महानूर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुद को जल्दी ही संभाल लेना, खाला आने वाली होंगी। हवेली में सब बहुत खुश थे। 2 दिन बाद निकाह प्लस रुखसती का प्लान बन चुका था। रोशाने शादी पर नहीं आ रही थी, शादी जल्दी थी और इन्हें फ्लाइट जल्दी की नहीं मिल रही थी। मरियम बेगम ने तो कहा था शादी थोड़ा लेट कर देते हैं जब तुम लोग आ सको, पर रोशाने ने इन्हें मना कर दिया। खुदा खुदा करके फारिस माना था, वो नहीं चाहती थी कि कोई गड़बड़ हो। आबी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जैसा चाहती थी वैसा हो रहा था। इतने कम टाइम में तकरीब छोटे पैमाने पर होगी। बेगम आप तैयारी कर लोगी? अरे आप फिक्र ही ना करें, सब हो जाएगा। मेरा बेटा मान गया है, इस शादी के लिए मुझे और क्या चाहिए। देख लो बेगम, तुम औरतों की शॉपिंग तो महीनों पहले शुरू हो जाए, तो भी शादी के आखिरी दिन तक बाजारों के चक्कर लगाती रहती हैं, और अब 2 दिनों में कैसे करेंगी? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं सिकंदर, मैं सब कर लूंगी। महानूर खुदा के लिए कुछ खा लो, तुमने दवाई भी लेनी है। अम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। देखो महानूर, तुमने मुझे खुद बताया था कि फारिस तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर अब तुमने जिंदगी में पहली बार माँ की बात मान ली है, तो उसे इनकार कर दिया है, तो मुझे क्यों सता रही हो? नादिया बेगम तक फारिस की शादी की खबर पहुंच चुकी थी, इन्हें असल बात का पता नहीं था। वो समझ रही थी मानो ने खुद फारिस को मना कर दिया है। अम्मा आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, ये फारिस को बीच में क्यों ला रही हैं? मानो ने तुनक कर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ तू जिद की कितनी पक्की है। तुझे इसलिए सदमा लगा है कि तू उस दिन आप गिने से शर्त लगा रही थी इस घर की बहू बनने की, और मेरी वजह से तू हार गई। हाय अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, कल से उसे जिद बदला, अपना हक सब भूला हुआ था। बस उसे सदमा तो इस बात का था कि उसने अपनी मोहब्बत को पहचाना नहीं, दिल की आवाज़ पर गौर नहीं किया, और अब सब कुछ लुटाकर खाली हाथ बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रो रही है महानूर? अगर ऐसी बात नहीं तो फिर बता कैसी बात है? नादिया बेगम ने जिद होते हुए कहा। अम्मा मैं रो नहीं रही, ये बुखार की वजह से पानी निकल रहा है। अच्छा मेरी झल्ली थी। नादिया बेगम बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गई। अच्छा अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। इन लोगों के अच्छे अखलाक की वजह से जा रही, वरना तुझे इस हाल में छोड़कर ना जाती। अच्छा अम्मा, पर तूने बताया नहीं, जा किधर रही है? महानूर ने धीमी आवाज में पूछा। बुखार की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। आज फारिस बेटे और आपकीने का निकाह है। अच्छा मैं जा रही हूँ। क्या? महानूर निकाह का सुनकर सख्त झटका लगा। ऐसे लगा जैसे कमरे की छत उस पर आ गिरी हो। फारिस मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मुझे लगा उसने वो सब गुस्से में कहा होगा। वो सच में शादी नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। उसे इन दोनों में अच्छे से एहसास हो चुका था कि वो फारिस के बगैर नहीं रह सकती। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। उस दिन वो गुस्से में था। मैं इसे मना लूंगी। वो झटके से उठी और हवेली की तरफ भागने लगी। अरे महानूर किधर जा रही हो? रज्जो ने उसे घर से निकलते देखा तो उसके पीछे भागी, पर वो सुन नहीं रही थी, भागे जा रही थी। वो हवेली के गेट पर पहुंची तो एक लम्हे के लिए रुक गई। उसे फारिस से पहली मुलाकात याद आई, वो कैसे उससे टकराया था। महानूर ने बातें सुनाई थी याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अंदर गई। सब लोग उसे देखने लगे। बिखरे बाल, बहती आंखें, दुपट्टा सर के बजाय हाथ में पकड़ा हुआ था। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो भागकर स्टेज तक गई जहां मौलवी निकाह पढ़ाने लगा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं फारिस, प्लीज इनकार कर दो। महानूर ने फारिस के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। फारिस, महानूर की आवाज़ सुनकर धक सा रह गया था। जैसे ही उसने, ये उसकी महानूर तो नहीं लग रही थी, ये तो कोई भटकी हुई बदरूह लग रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी 2 दिनों में। इससे पहले कि उसके दिल में फिर महानूर की मोहब्बत जागती, उसे सब याद आ गया। ये फिर ड्रामा कर रही है, मजाक बना रही है मेरी मोहब्बत का। मैं फिर उसकी बातों में नहीं आ सकता। उसने इर्द गिर्द देखा, सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो थे। मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं। मौलवी साहब ने कहा शुरू करें। प्लीज़ फारिस ऐसा मत करो। मुझे एहसास हो गया है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज़ मुझे तुम जैसी धोखेबाज की कोई बात नहीं सुननी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फारिस ने उसे धक्का दिया। इससे पहले कि वो गिरती, महानूर को उसकी माँ ने थाम लिया। चलो यहाँ से। वो महानूर को खींचने लगी। नहीं अम्मा, मुझे फारिस से बात करनी है। इसे रोको अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। नादिया बेगम ने उसकी एक ना सुनी, उसे ले गई। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। सिकंदर साहब ने मौलवी को इशारा किया। जैसे ही मौलवी ने फारिस से पूछा कबूल है, उसका दिल बंद होने लगा। ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका अपना तमाशा तो बन चुका था। वो अपने माँ बाप को मजीद शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता था, इसलिए बोल दिया कबूल है। आपी आपको नहीं पता इस महानूर ने कितना तमाशा किया था, पर फारिस ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। दिल खुश हो गया था मेरा। बड़ा मुझे कहती थी सवेली की बहू बनूंगी। अच्छा गुड़िया, अब तुमने फारिस का ख्याल रखना है, उसे कोई पुरानी बात याद नहीं करवानी, वरना वो आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा मेरी माँ, वैसे आपी मुझे समझ नहीं आई महानूर ने फारिस को क्या धोखा दिया होगा। वो
आज धोखेबाज कह रहा था उसे, जो भी हो तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना, अब फ़ोन बंद करो। आज तुम्हारी इतनी अच्छी रात है और मुझे कॉल कर दी तुमने इस टाइम। अच्छा आप ही जान, वो तो बस आपसे ये सब शेयर करना था इसलिए कॉल कर दी। अच्छा अब रखो फ़ोन और फारिस से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा बाबा, एक ही बात में कोई लड़ाका बिल्ली हूँ जो लड़ूंगी उससे, बाय। फ़ोन बंद करके साइड पर रखा और फारिस को सोचने लगी। इतना टाइम हो गया, मुझे तो नींद आ रही है। जैसे ही वो टेक लगाए पीछे को हुई, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फारिस अंदर आया। वो उसकी तरफ देखे बगैर सीधा वॉशरूम गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो अभी पर नज़र पड़ी। तुम चेंज कर लो और सो जाओ, उसने थके हुए लहजे में कहा और साइड पर आकर लेट गया। क्या मतलब सो जाओ, मेरी मुंह दिखाई और आपने तारीफ भी नहीं की कि मैं कैसी लग रही हूँ। आते ही दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। ये क्या बात हुई? अगर महानूर ने तुम्हें कोई धोखा, शट अप। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं महानूर का नाम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जिसकी यादों से भाग रहा था, वो फिर उसका नाम ले रही थी। आबी को बहन ने समझाया भी था, पर वो फिर अनजाने में जख्म कुरेद गई थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ चेंज करो। फारिस ने उसे गुस्से से कहा और मुंह पर तकिया रख लिया। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने के लिए। वो कपड़े चेंज करके आई और लेट गई। पता नहीं कब तक ये सब चलेगा, वो बुड़बुड़ाती हुई सो गई। हारिस की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके सामने महानूर का उजड़ा सुरापा आ रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा महानूर? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुम पता नहीं बदले के किन चक्रों में पड़ी हुई थी, वरना आज तुम यहाँ होती और मैं कितना खुश होता। ये सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। सारी रात महानूर को सोचते गुजर गई। महानूर ये देख मेरे बंधे हाथ, और ये थोड़ा सा खा ले, फिर तुझे दवाई दूंगी। खाली पेट दवाई कैसे लोगी? सारी रात अगर फारिस तड़पा था तो महानूर भी बुखार में तड़पती रही थी। लाओ अम्मा। उसे माँ के बंधे हाथों पर तरस आ गया था। बुखार से ज्यादा वो पछतावे की आग में जल रही थी। उसे नादिया बेगम ने एक बार फिर सब दोहराया था कि तेरे और फारिस के दादे के पास एक जितनी जमीनें थी, पर तेरा दादा मेहनती नहीं था, उसे बैठकर खाने का शौक था। जमीनें बिकती गईं और फारिस का दादा मेहनती था, उनकी जमीनें बढ़ती गईं। वो लोग तो इतने अच्छे थे कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब तक तेरा बाप जिंदा था, तेरे बाप को उन्होंने अपने पास से जमीन का टोटा दिया हुआ था। कमाकर और खा तेरे बाप के जाने के बाद उन्होंने वही जमीन तेरे नाम कर दी, और आटा चावल भी वही लोग भेजते। हमें तो ज़मीन की भी फ़िक्र नहीं, अपने मिज़ारों से हमारी ज़मीन की भी रखवाली करवाते हैं, और जो नफ़ा होता है वो हर फसल के बाद मुझे दे देते हैं। और तू अपने ख़याली हक के चक्करों में अपना दिल उजाड़ बैठी है। माँ थी, इन्हीं भी बेटी के दिल टूटने का गम था। पहले तो वो समझ रही थी महानूर बदले के लिए ये सब कर रही है। इनको तो रात को महानूर की हालत देखकर पता चला, इनकी झल्ली धी क्या कर बैठी है। महानूर बेटा क्यों चुप करके बैठी है? कुछ बोला कर, तू हर वक्त ऐसे चुप रहती है, मेरा दिल हौलने लगता है तुझे इस हाल में देखकर। नादिया बेगम ने सोचों में गुम बैठी महानूर से कहा, क्या बोलूं अम्मा, कुछ बोलने को दिल ही नहीं करता। उसने उदास लहजे में कहा, क्यों नहीं दिल करता? मेरी लाडो का तो पहले जैसी मानो बन जा। वो मानो तो मर गई, मैंने खुद उसे मारा है और दफन भी किया है अपने हाथों से। चल बकवास न कर, तुझे अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं, फिर मुझे भी मार दे। नादिया बेगम ने रोते हुए कहा, उनकी इकलौती बेटी थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी महानूर की हालत। अम्मा ऐसे तो ना कहो, मेरे पास भी आप ही तो हैं और कोई नहीं। मेरा जो था उसे मैंने अपने हाथों से गवा दिया। मानो से सकते हुए माँ के गले लगी। फारिस अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने महानूर से दिलो जान से प्यार किया था। मैं कैसे किसी और के साथ खुश रह सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई। अभी बेचारी को मैं किस चीज़ की सज़ा दे रहा हूँ? उसका इस सब में क्या कसूर? उफ, ये मुझसे क्या हो गया? फारिस ने सर हाथों पर गिरा लिया। मैं कैसी लग रही हूँ? आबी की आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस लाई। कुछ कहा तुमने? मैंने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो, उसने बेध्यानी में ही जवाब दिया। कितने खड़ूस हैं आप फारिस, बंदा थोड़े अच्छे से तारीफ कर देता है, और तुम ठीक लग रही हो? आबी ने फारिस की नकल उतारी। मुझे तारीफ करनी नहीं आती, ठीक लगी तो ठीक कह दिया। अच्छा अगर मेरी जगह महानूर होती तब भी तुम ऐसे ही कहते, आबी ने कुछ सोचकर कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि महानूर को बीच में मत लाना, और तुम फिर इसी बकवास को शुरू कर रही हो। सॉरी, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। आबी फारिस का गुस्सा देखकर घबराई। आप ही ने मुझे समझाया भी था, और मैं फिर पुरानी बातें याद करवा देती हूँ, उसने दिल में सोचा। अच्छा आप तैयार हो जाओ, आज हमने दावत पर जाना है, भूल गए? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम और बाकी सब जाओ, फारिस ने बेरुखी से कहा। तौबा है फारिस, दूल्हा साहब नहीं जा रहा दावत पर? तो मैं भी नहीं जाती, अम्मा और बाबा जान को भेज देते हैं। अच्छा बाबा तुम निकलो रूम से, मैं आता हूँ तैयार होकर, फारिस ने उगताए हुए कहा, और उसे पता था ये लोग लेकर ही जाएंगे। मानो चलना भाई, खेतों में चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है, मजा आएगा। रज्जो मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी, मैंने कह दिया और तुम चल रही हो बस। रज्जो को बहुत अफसोस हो रहा था मानो की ये हालत देखकर, कैसे मुरझा गई थी, आंखों के नीचे भी हल्के। वो उसे जानबूझ के बाहर ले जाना चाहती थी ताकि उसका दिल बहले। जिद नहीं करो यार, सच्ची मेरा मन नहीं हो रहा।
अच्छा ज़िद में नहीं करूँ, और तू जो हम सब के साथ कर रही है ये क्या है? तुझे बस फारिस से प्यार है, और खाला इन बेचारी का क्या कसूर है? वो हर वक़्त तेरे दुःख को रोती रहती हैं। तू ही तो इनका सहारा है, ये मेरे बंधे हाथ देख और हम पर रहम कर। वो इतना कहकर जाने लगी कि महानूर ने रोक लिया। अच्छा रुक, मैं चलती हूँ। मानो तू चल टेबल के पास बैठ, मैं आम तोड़ के लाती हूँ, इधर धोकर खाएंगे। अच्छा जल्दी आ जाना। महानूर इतना कहकर आगे चली गई थी कि किसी से टकरा गई। उफल्ला देखकर नहीं चल सकते। जैसे ही वो गिरने लगी, सामने वाले ने थाम लिया और दोनों पलक झपके बिना एक दूसरे को देखे गए। चंद लम्हे लगे फारिस को संभलने में। उसने महानूर को छोड़ दिया। महानूर की हालत देखकर उसका दिल कटने लगा। तुम ठीक तो हो ना? अचानक उसके मुंह से निकला। मुझे क्या होना है? इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी कि फारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। महानूर उसकी हरकत पर हैरान रह गई। जब वो एक ताल्लुक में थे, फारिस ने तब भी ये हरकत नहीं की थी। अब तो सब खत्म हो गया। अब वो हाथ क्यों पकड़ रहा था? छोड़ो मेरा हाथ। महानूर ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी धोखेबाज का हाथ पकड़ने का। फारिस ने उसे खींचकर अपने सामने किया। बस ये पूछना था, कभी शर्म आई है अपने धोखे पर? हाँ आई है शर्म, बहुत शर्म आती है मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बस मैं अपने दिल की बात समझ ही नहीं सकी। जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरा सब कुछ लुट चुका था, मैं खाली हाथ रह गई। उसके आंसू बहुत तेजी से बह रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं अब कभी तुम्हारी बात का यकीन करूंगा? कभी नहीं। नफरत करता हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। मैं इस लम्हे को कोसता हूं जब तुम्हें पहली बार देखा और मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़का। काश कि मैं तुम्हें जानता ही ना होता, हम कभी ना मिले होते। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और रो रहे थे। अरे मानो तुम अभी यहीं खड़ी हो। रज्जो जैसे ही आगे आई, फारिस को देखकर चुप कर गई। रज्जो की आवाज से दोनों होश में आए, अपने आंसू साफ किए और अपनी बेनिशान मंजिल की तरफ चल पड़े। क्या कह रहा था तुमसे, और उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? जैसे ही वो टेबल पर पहुंची, रज्जो ने पूछा। कह रहा था कि मुझसे नफरत करता है। वो अपने पाँव पानी में डालकर बैठ गई। अच्छा फिर आंसू क्यों बहा रहा था? मुझे बस इतना पता है फारिस मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता। उसने शादी कर ली पर वो मुझे खुश नहीं लगा, और जिनसे नफरत की जाए उनके लिए आंसू नहीं बहाए जाते। मानो ने थक कर रज्जो के कंधे पर सर रख दिया और आंखें मूंद ली। अच्छा चल छोड़ ये बातें। आम खा। रज्जो ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। अभी मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और पिछली बातों के लिए माफ कर दो। फारिस ने आबी से कहा। वो सच में थक चुका था। अब शादी तो कर ली, इस बेचारी को क्यों अजियत दूं? आबी तो ये सुनकर ही निहाल हो गई। फारिस आप माफी नहीं मांगो। जब आपको एहसास हो गया है तो मैं कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करवाऊंगी, और ना ही करूंगी। ओह थैंक यू। उसने आबी की नाक खींची। क्या कर रही हैं? अच्छा मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। उसे चीख की आवाज सुनाई दी। ये तो आबी की आवाज लग रही थी। भागकर रूम से बाहर निकला तो आबी फोन में लथपथ सीढ़ियों से नीचे पड़ी थी। आबी। फारिस की आवाज सुनकर सिकंदर शाह और मरियम बेगम भी कमरे से निकल आए। वो भागकर आबी के पास पहुंचा। वो बेहोश हो चुकी थी। पापा आप गाड़ी निकलवाओ, मैं इसे उठाकर लाता हूँ। वो उसे गांव के ही हॉस्पिटल में लाए। उसका फोन बहुत बह रहा था। पहले उसका रोकना जरूरी था। उसके बाप कासिम को और रोशाने को भी कॉल कर दी गई। प्लीज डॉक्टर बताएं कैसी है वो? जैसे ही डॉक्टर रूम से निकला, वो सब डॉक्टर की तरफ लपके। देखें अभी हम कुछ नहीं कह सकते, खून बहुत बह चुका है, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर इन्हें तसल्ली देकर चला गया। मानो तुम्हें पता है कुछ? रज्जो ने मानो से पूछा। क्या पता है मुझे? अरे फारिस की बीवी आबी सीढ़ियों से गिरी है, 2 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में है। कह रहे हैं उसे होश नहीं आया अभी तक। क्या? ये क्या कह रही हो? अम्मा को पता है क्या? उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मानो ने परेशानी से कहा। अब वो पहले वाली महानूर कहाँ रही थी, जो दूसरों की तकलीफ और खास तौर पर हवेली वालों की तकलीफ पर कोई अफसोस नहीं करती थी। अब तो उसके दिल की लगी थी, हर किसी का दर्द अपने दिल पर महसूस करती थी। उसे अभी का सुनकर अफसोस हुआ। फारिस की परेशानी का सोचकर दिल दुखा। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? भूल गई जो उसने तुम्हारे साथ किया था? कैसे बेइज्जती की थी उसने? रज्जो ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं भूली। उसने जो भी कहा था सही कहा था। मैं तो फजूल में इन लोगों से मुकाबलेबाजी करती थी। मेरी औकात वाकई नहीं थी इन लोगों की बराबरी की, और मैंने फारिस को धोखा देकर साबित भी कर दिया कि मैं कमजरफ हूँ। अरे ऐसे तो ना कहो, तुमने कोई धोखा नहीं दिया यार, बस गलत फहमी थी, और तुम तो फारिस को चाहती हो। बस पहचानने में देर हो गई। सॉरी, मुझे ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम दुखी कर दिया। ये सब तो मैंने खुद अपनी किस्मत में अपने हाथों से लिखा है, और सारी जिंदगी इस गलती पर पछताना है। अच्छा ना छोड़ो ये बातें। रज्जो ने उसे अपने साथ लगा लिया। महानूर सोचने लगी, अच्छे दोस्त अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होते हैं। और रोशाने बेटा बस करो, जब से आई हो रोए जा रही हो। ठीक हो जाएगी वो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम संभालो खुद को। मरियम बेगम ने रोशानी को साथ लगाकर कहा। वो बहुत खुश थी फारिस से शादी पर। मैं शादी पर भी नहीं आ सकी। मेरी बहन किस हालत को पहुंच गई, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशाने ने बेबसी से कहा। फिक्र नहीं करो, बस दुआ करो। आपके पेशेंट को होश आ गया है। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, वो बेसब्री से डॉक्टर की तरफ लपके। कैसी है वो अब? आप लोग मिल सकते हैं, बट ज्यादा बात नहीं करनी, अभी खतरा टला नहीं।
कैसी है मेरी बच्ची? वो सब आबी के पास गए तो मरियम बेगम ने उसके माथे पर प्यार करके कहा, मैं ठीक हूँ, परेशान कर दिया आप लोगों को। आबी ने नकाहतज़दा आवाज़ में कहा, अरे मेरी बच्ची, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। आबी, आप आ गई? मेरी शादी पर तो फ्लाइट नहीं मिली थी आपको। तुमने हमारी जान निकाल दी गुड़िया। तो हम क्या इधर बैठे रहते? अच्छा अब ज़्यादा बोलो नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। वो कुछ बोलने लगी थी कि उसके बाप ने रोक दिया। हाँ, अभी तुम ठीक हो जाओ। फारिस ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फारिस, तुम तुम मेरे बाद अपनी मानो से शादी कर लेना प्लीज़। अभी ऐसे मत बोलो। उसकी ये बात सुनकर सब उसके नज़दीक आ गए। मैं सही कह रही हूँ, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, वो झल्ली है। उसे उसे एहसास तब हुआ जब तुम उससे दूर हुए, वरना तुम्हारे जूते और रुमाल संभाल कर ना रखती। अभी जब महानूर से लड़ने गई थी, उसने फारिस का जूता और रुमाल देख लिया था। प्लीज़ ऐसे मत बोलो। फारिस को ये सब सुनकर तकलीफ हो रही थी। हाँ, उसकी सांस उखड़ने लगी और गर्दन एक साइड को ढलकने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी। वो डॉक्टर की तरफ भागा। सॉरी, शी इज़ नो मोर, डॉक्टर ने कहकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। वो बहुत पुरस्कून लग रही थी। उसके सब अपने पास थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशाने बाप के साथ लगकर रोने लगी। मेरी बहन की अभी उम्र ही क्या है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो सब अपना गम भूलकर रोशाने को संभालने लगे। यह सदमा इन सब के लिए बहुत बड़ा था, पर कुदरत का निज़ाम ही ऐसा कि जो आया है उसे वापस भी जाना है, और सब्र भी आते आते आ ही जाता है। टाइम लगता है पर इंसान संभल ही जाता है। फारिस बेटा, फिर क्या सोचा है? किस बारे में माँ? शादी के बारे में। और किस बारे में? प्लीज़ माँ, एक तजर्बा कर चुका हूँ और नहीं करना चाहता, उसने तल्खी से कहा। तुम भूल गए आबी ने आखिरी वक्त तुमसे क्या कहा था? रोशाने भी रोज़ मुझसे एक ही सवाल करती है। फारिस माना कि नहीं बेटा, वो चाहती है आबी की ख्वाहिश पूरी हो। माँ प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फारिस ने इन्हें टोक दिया। ठीक है, करो अपनी मर्जी। हम तो आज हैं, कल नहीं होंगे। हमारा क्या है? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मरियम बेगम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। अम्मा जान प्लीज ऐसे तो ना कहें। तो तुम हमारी बात मान जाओ ना, उन्होंने एक आस से कहा। ठीक है, करें आप लोग अपनी मर्जी। तो कैसी है महानूर उर्फ मानो? साहिबा फारिस ने दुल्हन बनी महानूर पर नजरें गाड़ कर कहा। इनकी शादी हो गई थी। मानो दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसका गोरा मुखड़ा लाल रंग में और नुमाया हो रहा था, और उस पर महारत से किया हुआ मेकअप उसे कोई हूर बना रहा था। दिल की खुशी चेहरे पर झलक रही थी। फारिस भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उसे रज्जो ने तफसील से बताया था कि महानूर से तुम्हारा प्यार समझने में गलती हो गई, वरना तुम उसकी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हो। फारिस खुद भी पुरानी बातें भूलना चाहता था। वो खुद को और महानूर को बहुत सजा दे चुका था। वो शादी से पहले महानूर से मिला था, उसे आबी की ख्वाहिश का बताया, और ये भी कहा कि वो अब थक चुका है, और महानूर के सामने हाथ फैला दिया, और महानूर ने झट से थाम दिया। वो दोनों रिश्ता बनाना चाहते थे, पुरानी बातों को भूलकर। अब तो बस फारिस उसे तंग करना चाहता था। मैं? महानूर ने घबराते हुए पूछा। नहीं मैं। ये महानूर तुम्हारा ही नाम है ना? फारिस ने रोब दिखाया। जी मेरा ही है, मानो ने लरजती पलकों से जवाब दिया, सर झुकाकर जैसे बहुत फर्माबरदार हो। फारिस को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। ये मुंह क्यों नीचे लटकाया हुआ है? अगर खुश नहीं थी तो इनकार कर देती, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की है। मैं खुश हूँ, उसने जल्दी से सर उठाकर जवाब दिया, और फारिस की पुरशौक निगाहें देखकर फौरन फिर झुका लिया। तो फिर मुंह क्यों छुपा रही हो? चलो ऊपर करो। वो मुझे आपसे शर्म आ रही है, उसने घबराते हुए कहा। शर्म क्यों आ रही है? फारिस ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। घनी पलकें शर्म और घबराहट से झुकी जा रही थीं। मेरा जूता और रुमाल किधर है चोरनी? क्या आप मुझे चोर कह रहे हैं? उसने फौरन ऊपर मुंह करके गुस्से से कहा। फारिस उसे ऐसे देखकर हंसने लगा। अब हंस क्यों रहे हो? उसने बच्चों की तरह मुंह बसोरा। फारिस को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार की मोहर जब्त की। महानूर घबराकर पीछे हटी। वो और आगे बढ़ा और उसे बाजुओं में भर लिया। बहुत भाग लिया तुमने, अब कभी दूर नहीं होने दूंगा। ये कहकर फारिस ने उसे अंगूठी पहनाई और उसके हिनाई हाथों पर होंठों से लगा लिए। वो महानूर शर्म से लाल पड़ गई। रात कतरा कतरा बीत रही थी और इनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। दो प्यार करने वाले मिल गए। सब गलत फहमियों के बादल छट गए थे।